नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन क्लास में। और अपने आज इस क्लास के अंदर करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के अंदर से आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, साइंस के ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 4 क्वेश्चन जो है आपको इसी क्लास से मिलने वाले हैं। तो सभी से मैं एक गुजारिश पहले ही करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर ये क्लास जो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, जिसके अंदर अपने जितने टॉपिक आपके जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर में लगते हैं वो सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। और जिन्होंने साइंस को बिल्कुल ही स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, वो इस क्लास को जरूर लास्ट तक देखें कि आपका एक क्लास देखने से 5 में से 4 क्वेश्चन का जुगाड़ हो रहा है तो आपका कोई महंगा नहीं है। तो शुरू करते हैं अपने इस क्लास के अंदर। जो जितने भी क्वेश्चन अपने लिए हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी बुक्स जो आपकी लगती है 9th और 10th की, वहीं से लिए गए हैं। और आपके जो टॉपिक लिखे हुए हैं आपके सिलेबस में वो भी डायरेक्ट वहां से कॉपी पेस्ट करके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो शुरू कर रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पे ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहले अपनी फिजिक्स के क्वेश्चन अपने लेके आए हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री आएगी और लास्ट में अपने बायोलॉजी पे बात करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दूरी के बारे में सत्य कथन है। तो आपने जैसा कि पीछे भी अपने क्लास से डाल रखी है तो उसके अंदर आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो देखो, दूरी के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? दूरी के बारे में। अपने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी जी आपने दूरी, और एक पढ़ी थी अपने क्या, विस्थापन। ठीक है, एक होता है दूरी और एक होता है विस्थापन। दूरी जो होती है वो क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच में, जैसे एक बिंदु ये रहा, ये दूसरा बिंदु है, इसके बीच में जो भी रास्ता है ना, उस रास्ते की जो लंबाई है उसको अपने क्या कह देते हैं, दूरी कह देते हैं। और इनके बीच की जो न्यूनतम लंबाई है वो आपका क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं वो अपने देख लेते हैं। पहला लिखा है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ये बात ये कह रहा है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे देखो, दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक रहेगी और विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, यानी जिसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। भी अब इसके अंदर देखो, ये पहले तो इस दिशा में जा रहा है, फिर ये इस दिशा में जा रहा है, फिर ये इस दिशा में जा रहा है, फिर ये इस दिशा में, कोई एक निश्चित दिशा नहीं है। इसीलिए जिसमें निश्चित दिशा नहीं होती है वो कैसी राशि होती है, वो होती है दोस्तों अदिश राशि। कैसी राशि होती है वो, अदिश राशि। और जिसमें दिशा का रोल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सदिश। तो दूरी तो आपकी क्या हो जाएगी, अदिश हो जाएगी, और विस्थापन आपका क्या हो जाएगा जी, सदिश हो जाएगा। तो दूसरा जो बिंदु है वो भी बिल्कुल क्या है जी, सही है। अगला जो कथन है वो है, दूरी विस्थापन के बराबर या कम होती है। दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर या दूरी जो है विस्थापन से कम होती है। तो इस कथन के अंदर अगर अपने देखें, देखो कोई भी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका, बी है, और ये पॉइंट मान लो आपका क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, है ना। ये इस तरह से आप चल के गए, तो ये चले आप 3 और ये चले आप कितना, 4 चले, ठीक है। किलोमीटर मान लो, मीटर मान लो, वो आपकी इच्छा है। अब यहां से अगर अपने यहां से इस तरह से जाएंगे तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 जो है अपनी किलोमीटर ही मान लेते हैं। ये तो क्या हो गई जी, दूरी हो गई, आपका जो चला गया रास्ता है उसकी जो लंबाई है वो हो गई। लेकिन अगर मैं कहूं दोनों बिंदुओं के बीच में कम से कम दूरी, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, इनके बीच में जो दूरी है वो ये वाली दूरी है। इस दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और इसका विस्थापन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज की खासियत क्या है, समकोण त्रिभुज की खासियत ये है कि इसके अंदर अगर आपको दो भुजाएं दे रखी है तो तीसरी भुजा जो है वो आप ज्ञात कर सकते हो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस जो थ्योरम है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है जी, लंब का स्क्वायर होता है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये, इसको आप लंब मान लो और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, और ये क्या है आपका कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बाकी दो बच गई, वो एक लंब है और एक क्या है, आधार होती है। अब यहाँ पे आपके पास में कर्ण को ज्ञात करना है, कर्ण का कर्ण रहेगा, आधार कितना है 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का
9 और 4 का कितना हो गया 16। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 और 16 कितना हो गया जी 25 हो गया। अब कर्ण बराबर रूट कितना हो गया 25 हो गया, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखो ये तो दूरी है और ये आपका क्या है 5 किलोमीटर विस्थापन। अब ये तो कह रहा है दूरी जो है विस्थापन के बराबर या कम होती है, लेकिन दूरी यहाँ पे क्या आ रही है ज्यादा आ रही है। तो ये कथन जो है ये स्टेटमेंट आपका क्या है जी गलत है, रोंग है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, क्या दूरी जो है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे विस्थापन से, ज्यादा भी हो सकता है और एक कंडीशन ये फॉलो कर सकते हो कि ये बराबर भी हो सकते हैं, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं और दूसरा दूरी विस्थापन से हमेशा ज्यादा होगी, ये बात आपने याद रखनी है। तो इस तरह से ये जो कथन है ये आपका गलत है। अगला और देख लेते हैं, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है और ये कैसा मात्रक है ये आपका एसआई मात्रक है। कैसा मात्रक एसआई मात्रक पूछे तो क्या लिखोगे मीटर। अब आप कहोगे सर दूरी का तो मीटर है तो विस्थापन का क्या होगा, विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों मीटर ही होता है। क्लियर हो गया होगा ये मामला कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी अदिश राशि है, दूरी विस्थापन के बराबर या अधिक होती है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। ये जो मेन पॉइंट थे ये आपकी दूरी के बारे में क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इजी सा क्वेश्चन है। दिनेश जो है आपके वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विद्यालय जाता है, स्कूल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद विद्यालय बंद होने के कारण 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वापस आता है। देखो जाते टाइम तो बच्चा धीरे धीरे जाएगा, आते टाइम थोड़ा स्पीड से आ रहा है कि घर जाना है ना, तो वही वाली बात है, पहले ये 20 से चल रहा था फिर ये 30 से चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अब दिनेश को तो स्कूल भेज के घर पे भी भेज दिया, अब क्वेश्चन क्या है वो देखो, वापस आ जाता है दिनेश की औसत चाल चाहिए। क्या चाहिए, औसत चाल। देखो सिंपल सा फंडा है, जब भी आपको औसत चाल पूछे, क्या पूछे दोस्तों, औसत चाल पूछे, तो इसका एक फिक्स सा पैटर्न है। इसका जो मेन फंडा है वो तो ये होता है कुल चली गई दूरी, कुल चली दूरी और जो कुल लगा आपका समय है, कुल लगा क्या समय, तो इसका जो अनुपात है यही आपका क्या होता है औसत चाल होता है। लेकिन आप कहोगे सर आप हमें ये पढ़ा रहे हो और क्वेश्चन में तो सिर्फ ये चाल दी है, तब भी अपने पास में जुगाड़ है। आपको ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट अगर आपको देता कि 15 मीटर जो है वो 2 सेकंड में, 17 मीटर आपके 1 सेकंड में, इस तरह से दे दे, तब तो टोटल दूरी जोड़ दो और समय जोड़ के इस तरह से इस सूत्र से भाग दे के आप निकाल सकते हो। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जब आपको क्या दी हो, चाल दी हो, अलग अलग क्या दी हो, चाल दी हो। अब देखो आपका ये मान लो घर है, ठीक है, और इससे ये क्या है आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। अब यहां से यहां तक चल के गया वो और यहां से वो यहां तक चल के आएगा, चाल तो चेंज हुई है लेकिन दूरी जो है इनके बीच में चेंज होगी क्या, समय तो कम ज्यादा लग सकता है, तेज चलेगा तो समय कम लगेगा और धीरे चलेगा तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन क्या दूरी बदलेगी, क्या स्कूल आगे पीछे हुआ या घर आगे पीछे हुआ, नहीं हुआ। बीच की जो दूरी है वो क्या रहती है दोस्तों, नियत रहती है, ठीक है। तो दूरी नियत है तो आपके पास में एक फॉर्मूला बनेगा, चाल दी हो आपको, क्या दी हो, चाल दी हो और दूरी क्या हो आपके, दूरी हो नियत, ठीक है। इस समय आपको एक फॉर्मूला लगाना है, क्या सिंपल सा आपने पढ़ रखा है, क्या स्पीड जो होती है वो क्या होती है, दूरी बटे समय होता है, बस इसी फॉर्मूले से आप कर लोगे सिंपल सा। क्या करना है आपने कि आपकी जो चाल है मान लो पहले कितनी थी, v1 थी, बाद में चाल कितनी है आपकी v2 है और टाइम कितना लगा आपको, t टाइम लगा। तो आपने टाइम तो आपको दे ही नहीं रखा, आपको चाल दे रखी है, तो चाल का जो औसत चाल का जो फॉर्मूला आएगा, एस एवरेज का जो फॉर्मूला आएगा कब, जब दूरी नियत हो, जब दूरी नियत हो तो आपने क्या करना है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 याद रखना है। क्या याद रखना है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कब चाल दी हो और दूरी नियत हो। अब एक कंडीशन और बनती है, जब आपको चाल दी है लेकिन आपका क्या नियत है, समय नियत है,
समय क्या है, नियत है। समय नियत का मतलब वो कहेगा पहले 1 मिनट के लिए या पहले 1 सेकंड या पहले 10 सेकंड उसकी चाल इतनी है, अगले 10 सेकंड इतनी है। तो पहले भी 10 सेकंड बोला वो, बाद में भी 10 सेकंड बोला, यहाँ पे टाइम फिक्स है। टाइम फिक्स है तो आपको एक अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अलग फॉर्मूला क्या याद करना पड़ेगा वो देखो, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, याद हो जाएगा आपको भी। देखो फॉर्मूला क्या है, एस एवरेज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सा औसत वाला फॉर्मूला। ये कब लगाना है, ये लगाना है जब आपका समय नियत हो, और ये लगाना है जब आपके दूरी नियत हो। वैसे ये सारा का सारा जो मामला है या डाटा जो है, ये आप माध्य के अंदर भी पढ़ चुके हैं। वहां पे भी होता है कि कब माध्य निकालना है तो कैसे निकालना है, वो एक टाइप से औसत जो है ना वो आपका माध्य ही होता है। तो ये क्वेश्चन मैथ में आ जाए तो भी आपको सॉल्व करना है, आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी एक तरह से माध्य का क्वेश्चन है। तो अब आपने कौन सा लगाना है, आपने लगाना है नियत दूरी वाला, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सॉल्व करते हैं अपने, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एस एवरेज बराबर 2V1 प्लस V2 प्लस नहीं आएगा भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। एस जो एवरेज है वो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 20 है, और यहाँ पे कितना है आपके पास में 30 है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 20 प्लस कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। सॉल्व करना आता है, इजी सा है। एस एवरेज ये कितना हो गया आपके पास में 2 इंटू 20 इंटू 30, ऐसे ही बढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 50। ठीक है, जीरो से जीरो अपने क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एस एवरेज इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये तो हो गया 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसको एक बार और करोगे तो कितना आ जाएगा 120, डिवाइड में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कर दो डिवाइड, कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा बिल्कुल। फिर कितना बच गया, 2 बच गया, 0 है 4 पे जाएगा, 24 मीटर प्रति सेकेंड। दिख रहा है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो किसके लिए है, नियत दूरी के लिए सूत्र है। अगर आपने क्या दिया हो, नियत क्या दिया हो, आपको समय दिया हो, तब आपको अभी बताया है V1 V2 बटे 2, बस बात खत्म। सिंपल सा कंपेयर किससे करो, S बराबर D बटा T, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, V1 V2 2 ये भी हो जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज किस में होंगे कि कौन सा किसका है। अब देखो नियत दूरी, दूरी आ गया तो दूरी कहाँ होती है, ऊपर होती है, तो ऊपर 2 लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या नियत समय, समय कहाँ आता है नीचे, तो नीचे 2 लग रहा है, बस बात इतनी सी है। फॉर्मूला आपको याद रहता है, लेकिन कौन सा कहाँ आता है इसके लिए आप ये चीज याद रख सकते हो। तो ये अपना जो क्वेश्चन है इजी वे में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। चाल का एसआई मात्रक, ये तो आप पढ़ चुके हैं, चाल आ जाए चाहे आपका क्या आ जाए जी, वेग आ जाए, दोनों का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, सेम होता है। मीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, बी और सी। अब देखो इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जो थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, इसने एक वर्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, एसआई लगा दिया। एसआई लगा दिया तो आपने पढ़ रखा है कि एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन मान लो क्वेश्चन वाला क्या करता भाई साहब, इस एसआई को खा जाता, सीधा ही दे देता चाल का मात्रक है, क्या देता, चाल का मात्रक है, तब आपका आंसर क्या होता, ये डी वाला ऑप्शन जो है वो भी सही माना जाता। माना नहीं जाता, यही आंसर जो है वो सही होता। क्यों, क्योंकि इसने सीधा पूछा चाल का मात्रक, तो ये भी होता है और ये भी होता है। लेकिन अगर इसने एसआई दिया है तो आपको यही करना है, मीटर प्रति सेकंड। कहीं आप ये कहो कि गाड़ियों में तो सर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा आता है, तो वो थोड़ा बड़ा मात्रक है इसलिए लिखा होता है, ये मात्रक छोटा है, लेकिन कैसा मात्रक है, ये एसआई मात्रक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और मात्रक भी जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं वो देख लो। जैसे आपको पूछा जा सकता है फोर्स, फोर्स यानी कि क्या होता है जी, बल होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन के अलावा आपको क्या दे सकता है, अगर न्यूटन नहीं देगा तो वो लिखेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में किसका पूछा जा सकता है, त्वरण का यानी कि एक्सेलरेशन का, ये मात्रक भी आपके लिए जी इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है जी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं किसका मात्रक, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है संवेग का मात्रक। संवेग बोले तो क्या होता है जी, मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम का मात्रक क्या होता है, इसका होता है केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। इन दोनों में बस इतना ही फर्क है, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये केजी पर
केजी मीटर पर सेकंड है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है आपके बल और संवेग में। तो ये मात्रक भी आपको अच्छे से याद रखनी है, पेपर में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो ये हो गया चाल का एसआई मात्रक, चाल और वेग का दोनों का। अगला देखो, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है आपके, बलों के प्रकार जो आपके दे रखे उसमें से है, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी बड़े बॉक्स को खिसकाने के लिए रेशमा निम्न में से कौन सा बल सर्वाधिक लगाएगी। ये कोई एक रेशमा है जो अपने कमरे के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है दोस्तों, ये कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको फर्श पे क्या करना है, खिसकाना है, यहां से ये बल लगाएगी। तो ये कौन सा बल लगाएगी, अभिलंब बल लगाएगी, पेशीय लगाएगी, स्थैतिक घर्षण, गुरुत्वाकर्षण। अब देखो ये जो बल लगाएगी वो किससे बल लगाएगी जी, हाथों से बल लगाएगी। हाथों से जो लगने वाला बल होता है उसको कौन सा बल बोलते हैं, पेशीय बल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बक्सा है ये इस फर्श पे रखा हुआ है, फर्श पे अगर टिका हुआ है ना, फर्श पे अगर ये टिका हुआ है तो एक बल जो है इसके लंबवत ऊपर की ओर भी लगता है, जिसको कौन सा बल कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। कौन सा कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। ठीक है, और एक बल जो नीचे की ओर खींच रहा है इस वस्तु को, वो कौन सा लग रहा है, वो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण। कौन सा लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, एक बल जो है इधर से खिसकाएंगे तो ये तो इधर जाएगा, लेकिन इस फर्श के द्वारा इस बॉक्स पे भी एक बल लगाया जाएगा, जिसको कहा जाएगा, कौन सा बल कहा जाएगा, घर्षण बल कहा जाएगा। कौन सा कहा जाएगा, घर्षण बल। ठीक है, और घर्षण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार आपको पढ़ने को मिलते हैं। एक तो होता है स्थैतिक, एक होता है लोटनिक, ठीक है, स्थैतिक लोटनिक, और एक होता है सर्पी घर्षण। कैसा घर्षण, सर्पी घर्षण। ठीक है, ये होते हैं। तो स्थैतिक जो स्थिति के कारण है, वस्तु एक जगह रखी हुई है और जस्ट उसको आगे चलाना है, तो तब तक जब तक वो चलती नहीं है तब तक जो बल लग रहा है उसको अपने स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण, यहाँ पे देखो पेशीय बल लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है और घर्षण बल है। तो जो आपके घर्षण बल, जो स्थैतिक घर्षण है, ये आपके सर्पी घर्षण से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी एक बार के लिए अपने इतना बल लगाते हैं कि वस्तु जो है खिसकना प्रारंभ हो जाए, तब तक वो बहुत ज्यादा बल लगता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल जो है वो लगेगा। बाद में जो है ये स्थैतिक घर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाता है और उसके बाद वस्तु खिसकना प्रारंभ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है स्थैतिक घर्षण। बल यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेके आपसे बलों के बारे में पूछा जा सकता है, आप अलग अलग टाइप के बल जो है वो बता सकते हैं। यहाँ पे अगर पूछे वस्तु को नीचे जो खींच रहा है उस बल का नाम पूछा जा सकता था, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। इस वस्तु को संतुलन में बनाए रखने के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करने के लिए एक बल लग रहा है और उस बल को क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। ठीक है, और एक जो हाथों के द्वारा लगाया गया बल है वो कौन सा बल है जी, पेशीय बल है। इसके अलावा 2 बलों के नाम आपने और सुने होंगे, एक तो होता है भाई साहब संतुलन बल, कौन सा, संतुलन, और एक होता है भाई साहब असंतुलन बल। कौन सा होता है, असंतुलन बल होता है। संतुलन और असंतुलन, या संतुलित असंतुलित भी बोल सकते हो, संतुलन असंतुलन एक ही बात होती है वैसे तो, है ना। तो देखो संतुलित और असंतुलित में क्या है कि किसी वस्तु पर अगर 2 बल लग रहे हैं, विपरीत दिशाओं से लग रहे हैं और दोनों का मान बराबर है, जैसे कहा कि ये कोई एक वस्तु है, इधर से भी इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो क्या ये वस्तु आगे पीछे होगी क्या, आपको सर कैसे होगी, दोनों साइड से एक जैसे बल लग रहा है, तो बिल्कुल ये एक ही जगह स्थिर रहेगी जब दोनों बलों का मान को क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। ये जो संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं, परिमाण, और इसके आगे न्यूटन है, ये इसका क्या होता है जी, मात्रक होता है। तो ये जो मात्रक है ये क्या है, परिमाण। तो परिमाण दोनों का समान है तब तो कौन सा होगा, संतुलन या संतुलित होगा। अगर ये परिमाण बराबर नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे एक साइड क्या होता है, ये 6 न्यूटन हो जाता, तब ये कौन सा होता, असंतुलित बल होता। अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, एक स्थिर वस्तु में कौन सा बल लगता है, संतुलित या असंतुलित। वस्तु स्थिर है तब संतुलित बल है, अगर वस्तु गतिमान है तब उसमें कौन सा होगा, असंतुलित बल ही होगा, 100% श्योर है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक भार कहाँ होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। उससे पहले अपने एक चीज और देखेंगे, क्या सर, वो है एक तो होता है भार, क्या होता है, भार, और एक नाम आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो सर, द्रव्यमान। देखो जब अपने छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं तो द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जी मास, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक है,
तो ये दोनों जो है एक ही मान लिए जाते हैं। क्या रियल में एक ही होते हैं क्या? नहीं, ये रियल में एक ही नहीं होते हैं। देखो दोनों में फर्क क्या है। द्रव्यमान जो है वो क्या है, किसी भी वस्तु के अंदर जो द्रव्य है, द्रव्य का मतलब जितना उसके अंदर मटेरियल है, जितना क्या है उसके अंदर मटेरियल है, या जो आप सामग्री कह सकते हो, जितनी उसकी सामग्री है उसकी जो माप है, सामग्री की जो माप है, माप तोल की, उसे हम क्या कहते हैं सर? द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं सर? द्रव्यमान कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और भार क्या है? भार है पृथ्वी द्वारा वस्तु को जितने बल से आकर्षित किया जाता है, एक तरह का गुरुत्वाकर्षण बल है, एक तरह का क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और भार जो है वो F बराबर mg से कैलकुलेट किया जाता है। ये इसका क्या है जी? सूत्र है। इसका कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है द्रव्यमान का। वैसे आप इस सूत्र से F बराबर ma है, आपके पास बल और त्वरण है, तो F बटा a बराबर m आप याद कर सकते हैं। समझ गए? और भी जहां पे फॉर्मूला ये यूज होता है m, जहां पे जिस फॉर्मूले में भी आता है उस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो है उसमें होता है 1/2 mv स्क्वायर। यहां से भी आप द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो यदि आपको ऊर्जा दे रखी है और वेग दे रखा है तो। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। सिंपल सा अंतर है कि पृथ्वी जिस बल से खींच रही है, जो बल लग रहा है वो तो आपका क्या है? उस वस्तु का भार है, और जितना उसके अंदर मटेरियल या सामग्री है उसका जो माप है उसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक है, भार का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है सर? न्यूटन होता है, लेकिन अपने तो किलो बोलते हैं, है ना? तो न्यूटन होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का बल है। और जो द्रव्यमान है इसका SI मात्रक क्या होता है जी? किलोग्राम होता है। तो ये चीज याद रखोगे आप। अब ये पूछ रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक भार कहाँ होगा। तो एक कंसेप्ट आता है छोटा सा कि आपके जो पृथ्वी है ना, इसके ऊपर अपने एक पढ़ते हैं स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण है। क्या सर? गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान कितना लिखा जाता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेट होता है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने ये यूज करना होता है। अब ये जो मान है ये फिक्स है। अब आपको कहा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो फिक्स है, पृथ्वी की सतह के ऊपर है। ये पृथ्वी की सतह है और सतह के ऊपर कितना है? जी का मान अभी बता दिया आपको 9.8 है। लेकिन क्या सभी जगह कि पृथ्वी से ऊपर जाएं या पृथ्वी से नीचे जाएं तो क्या ये मान फिक्स रहेगा? बिल्कुल ये मान फिक्स नहीं रहेगा, ये मान बदलेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, जैसे जैसे खड्डा खोद के पृथ्वी के अंदर जाएंगे तब भी अपने गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा साथियों? कम होगा। ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ ये मान क्या होगा? कम होगा। कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर, इससे ऊपर जा रहे हैं तो भी कम हो रहा है, इससे नीचे जा रहे हैं तो भी कम हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा कहां हुआ फिर? तो आप कहोगे सबसे ज्यादा पृथ्वी के इस स्थान पे हुआ। और इस स्थान को हम क्या बोलते हैं? बोलो, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो यहां पर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा? आपके ध्रुवों पर सर्वाधिक क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का भार होता है। ठीक है, अब आपसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करूं कि आपकी पृथ्वी है, ये क्या है जी? पृथ्वी है। इस पृथ्वी को मैंने क्या किया? इस पृथ्वी को यहां से और यहां से काट के एक टनल बना दी। टनल का मतलब एक गुफा टाइप से आपकी इस तरह से ये आपकी एक सुरंग खोद दी। अब मैं कहूं कि यहाँ पे मेरा मन कर रहा है बॉल खेलने का। क्या? बॉल। इस बॉल को यहां से गिराया जाए तो क्या ये पृथ्वी से नीचे चली जाएगी ऐसे? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह से बॉल को फेंकता हूं तो क्या होता है कि यहाँ पे इसका जी का मान क्या है? सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे जाएगा जी का मान केंद्र तक क्या करेगा? घटेगा। केंद्र तक घटेगा। जैसे ही केंद्र से नीचे जाएगा ये मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। भी कहने का मतलब जो आपके ध्रुव है, ऊपर भी ध्रुव है नीचे भी ध्रुव है, ऊपर वाला जो है मध्य तक काम कर रहा है, उसके बाद ये नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से बढ़ेगा। इस कंडीशन पे आने के बाद बॉल रुक जाएगा और ये वापस ऊपर की ओर जाएगा, यानी इसके अंदर ऊपर नीचे मोशन करता रहेगा। इस तरह से बॉल जो है वो इस आपके जो दोनों ध्रुव हैं इन दोनों के बीच में क्या करेगा? आवर्ती गति करना प्रारंभ कर देगा। ये बात आपने याद रखनी है। कई बार ये स्टेटमेंट के अंदर दे देता है तो अपने को याद रखनी है। तो अगला देखो प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है आपके। क्या है कि प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। किसका पूछ रहा है? प्रक्षेप्य गति। देखो अपने गति के अगर प्रकार की मैं यदि बात करता हूं, गति के क्या है दोस्तों? प्रकार।
गति के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो अपने पढ़ते हैं इसमें 1D मोशन, 2D मोशन और कौन सा आता है जी 3D मोशन आता है। यानी एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, इतना ही होता है। ठीक है जी। एक विमीय गति जो होती है इसके अंदर क्या है जी, आपके जो वस्तु किसी एक ही विमा के अंदर यानी एक ही दिशा के अंदर गति करता है। ठीक है, जैसे ये बॉल एक बिल्कुल सीधी रेखा में अगर कोई बॉल गति कर रही है या गाड़ी सीधी रेखा में चल रही है तो वो एक विमीय गति होगी। यानी विमा किसको, बॉल किसको रही है, ये भी देख लो आप। बिल्कुल आपने ऐसे देखा होगा कि ये आपका एक्स एक्सिस पढ़ रखा होगा आपने, ये वाई एक्सिस होता है और ये क्या होता है जी जेड एक्सिस होता है। अब यदि मैं सिर्फ x के अलोंग चल रहा हूं तो वो आपका एक ही दिशा में या कह सकता हूं एक ही विमा में चल रहा हूं, इसको विमा बोलते हैं। एक ये होगी x, एक y होगी और एक ये z होगी। तो आपकी अगर ये इसके अलोंग चल रही है तो एक विमीय होगी। मान लो कोई कण यहां से इस तरह से जा रहा है तो यहाँ क्या हुआ, ये भी चेंज हो रहा है और ये y वाला भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये x और y दो कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहे हैं, दो निर्देशांक चेंज हो रहे हैं। तो ये कौन सी गति हो जाएगी, आपकी द्विविमीय गति हो जाएगी। यानी इसमें x और y दोनों तल, यानी ये एक तल में गति होती है। ये तो क्या गति होती है, एक सीधी रेखा में एक दिशा के अंदर आपकी गति होती है, ये एक तल में गति होती है। और जो 3D है इसके अंदर एक जो होता है आकाश बोल सकते हो, जिसके अंदर x, y और z तीनों होते हैं, उसके अंदर गति होती है। यानी कि x भी बदलेगा, y भी बदलेगा, z भी बदलेगा। आप कहोगे सर ऐसे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, आप एक एक उदाहरण बता दो ना तो थोड़ा मामला क्लियर हो जाए, क्योंकि डेली लाइफ में एग्जाम्पल से तो अपने समझ पाएंगे साइंस को। तो एक दिशा वाला तो मैंने बता ही दिया कि बॉल को आपने फर्श पे सीधा लुढ़का दिया तो वो एक ही दिशा में जाएगा, तो ये तो एक विमीय गति हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई वाला सिंपल सा है, आपने क्या किया, गाड़ी है उसको एक क्या कर रहे हो आप, आपकी जो सड़क है बिल्कुल सीधी तो होती नहीं है, इस तरह से आपकी सड़कें हैं, इसके ऊपर आप कार को चला रहे हो या वर्ताकार पथ पर कार को चला रहे हो। किस पर चला रहे हो, वर्ताकार पथ पर कार चला रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा, वर्ताकार चलाओगे तो एक्स और वाई दोनों बदलेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही आपको ये भी कहा जा सकता है कि आपने क्या किया, आपका जो पंखा चल रहा है वो भी द्विविमीय गति कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में है आकाश, यानी इसमें एक्स, वाई और जेड तीनों जो है एक्सिस जो है वो चेंज होते हैं, कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। तो ये आकाश हो गया। जैसे एक मक्खी उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, और पतंग जो है इस तरह से मान लो ये ऊपर नीचे जा रही है, यानी वाई एक्सिस चेंज हो गया। लेफ्ट राइट जा रही है, आपका क्या चेंज हो गया, आपके ये एक्स चेंज हो गया। इसी तरह से ये लेफ्ट राइट भी जा सकती है ना, तो यानी ऊपर नीचे जा रही है, आगे पीछे जा रही है, दाएं बाएं भी जा रही है। यानी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। इस तरह से ये आपके जो है एक्स वाई जेड बदलते हैं तो ये एक आकाश बन जाता है, और उसके अंदर जो गति होती है उसको हम 3D या त्रिविमीय गति कहते हैं। तो इसके अंदर पूछा क्या है, प्रक्षेप्य गति। अब आप कहोगे प्रक्षेप्य किसमें आएगी, तो पहले देख लो होती क्या है। मैंने क्या किया, किसी एक वस्तु को क्या किया, इस एक्सिस से किसी कोण पे फेंक दिया इस बॉल को ऐसे, तो इस कोण से फेंक दिया तो ये y है और ये x है, इन दोनों के बीच में इस तरह से अर्धवर्ताकार पथ पर क्या होगी, गति होगी। इस तरह से अर्धवर्ताकार पथ पे जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। और जिस वस्तु को फेंका जाता है उसको प्रक्षेप्य कहते हैं। ये कौन सी गति होगी, प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति किसका उदाहरण है, 2D मोशन का उदाहरण है। अब आपको इन्हीं में से ढूंढना है कि इनमें से कौन सा 2D है। कार का चलना, अब कार का अपने श्योर नहीं कह सकते कि ये द्विविमीय गति है, क्योंकि अगर वृत्ताकार पथ दिया होता तो अपने कह सकते थे। अगला है भाले को फेंकना, अगला है मक्खी का उड़ना, आगे है बंदूक की गोली का चलना। ये एग्जांपल दे रखे। तो आप सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप बिल्कुल ये देख पा रहे हो, बंदूक की गोली बिल्कुल सीधी जाती है तो ये 1D है, एक विमीय है, और एक विमीय जो है वो प्रक्षेप्य नहीं हो सकते। मक्खी जो है वो किधर भी उड़ सकती है, एक्स वाई जेड अलोंग, तीनों के अलोंग, तो ये भी जो है ये आपकी 3D मोशन हो गया, तो ये भी 2D नहीं है, मतलब ये प्रक्षेप्य नहीं है। फिर है आपके कार, कार आपके सीधी भी जा सकती है तो अपने सीधी भी मान सकते हैं ना। तो इन दोनों में से अपने देखें तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, 1D मोशन मानेंगे इसको।
क्योंकि अपने को वर्ताकार पथ नहीं दिया गया है इसलिए। उसके बाद में भाले को फेंकना, तो भाले को फेंकते हैं तो इसी तरह से आप भाले को फेंकोगे तो वो कुछ इस तरह से गति करता हुआ जाएगा अर्धवर्ताकार पथ में। तो ये जो गति होती है ये कौन सी गति होती है? प्रक्षेप्य गति होती है। एक बात और, अगर आपने भाले को अधिकतम दूरी तक फेंकना है तो कितने डिग्री के कोण से फेंकना चाहिए? इसमें अंदर अच्छा लॉजिक लगता है, थीटा का मान यहाँ पे होना चाहिए 45 डिग्री। अगर आप जमीन से अपने हाथ को 45 डिग्री पे करके इस तरह से वस्तु को फेंकोगे तो मैक्सिमम दूरी यानी अधिकतम दूरी तक जाएगी। समझ गए? अगर आपके मन में आ रहा है सर आपने ये तो बता दिया कि दूर कितने डिग्री से जाती है, अगर पूछें कि अधिकतम ऊंचाई पे भेजना है तब आप कितने डिग्री से फेंको, तब मैं कहूंगा कि आप फेंको 90 डिग्री से। किसी वस्तु को 90 डिग्री से फेंकोगे तो वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, जबकि 45 से फेंकोगे तो ये तो जाएगी मैक्सिमम रेंज। रेंज को बोलते हैं सर परास, परास को बोलते हैं सर दूरी। ठीक, और 90 ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। हाइट तो जानते ही हो आप, इतने बोले नहीं हो, यानी कि ऊंचाई। बात क्लियर है ना? ओके, ये हो गया अपना आंसर, इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिएगा, अगला है अपने पास में नियत द्रव्यमान की वस्तु पर बल का मान बढ़ेगा जब। अब क्या बोला है? नियत द्रव्यमान की कोई वस्तु है, नियत का मतलब इसका द्रव्यमान नहीं बदल रहा। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो क्या इसका वजन कम ज्यादा हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं इनका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो बल का मान कब बढ़ेगा? वेग बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, वेग घटाया जाए, एक समान हो, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। F बराबर अपने पास क्या होता है जी? ma होता है। F बराबर क्या होता है दोस्तों? ma होता है। F किसको डिनोट कर रहा है? बल को डिनोट कर रहा है। m किसको डिनोट कर रहा है? m द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है। और a किसको डिनोट कर रहा है? बोलो, a जो है वो त्वरण को डिनोट कर रहा है। बिल्कुल। तो सर इसने ये कह दिया कि इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है, तो अब जो बल का मान है बढ़ाना है या घटाना है ये किस पे डिपेंड करेगा? भाई इसका तो फिक्स कर लिया, जैसे मान लो 5 किलो की वस्तु है, 10 किलो की, वो उतना ही रहेगा, ये बदलेगा ही नहीं। भाई कहने का मतलब ये है कि 2 को मैं 1 से गुणा करूं, 2 को 2 से गुणा करूं, यहाँ पे ये एक चीज तो बदल रही है, लेकिन ये तो 2 तो नहीं बदल रहा ना, वैसे ये m नहीं बदल रहा। तो अब सर आप त्वरण को अगर ज्यादा करोगे या कम करोगे तभी ये बल का मान कम ज्यादा होगा। और त्वरण जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है किस पे? वेग पे। किस पे? वेग पे। अगर वेग बढ़ाओगे तो त्वरण भी बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। सिंपल। अब वेग घटाओगे तो त्वरण घटेगा, घटेगा तो बल का मान भी घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। वो तो कैलकुलेशन है, गुणा करना है। छोटा रखोगे मान तो छोटा आएगा, बड़ा रखोगे तो बड़ा आएगा। अब बात ये आती है, इसने पूछा है बढ़ाना है, मान बढ़ाया, मान बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब आप वेग का मान बढ़ाओगे त्वरण बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा तो आपके बल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब वेग को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही हो जाएगा। बात समझ गए? ऐसा क्वेश्चन आपके किसी भी फॉर्मूले पे आ सकता है, जैसे गतिज ऊर्जा वाले पे भी आ सकता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा है, इसमें से किसी को बढ़ाया घटाया जा सकता है। ऐसे ही संवेग का P बराबर mv होता है। ऐसे ही आपके पास में स्थितिज ऊर्जा जो है Pe लिख दो, या पेपर में कई बार U लिखा हुआ आता है, इसका फॉर्मूला होता है mgh, तो इससे भी हो सकता है। किसी फॉर्मूले में चेंजमेंट पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है, आपके लेवल के हिसाब से। बल का मात्रक है, बल का क्या पूछा है? मात्रक। अभी फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर क्या होता है दोस्तों? ma होता है। F बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है। इसका एक मात्रक SI मात्रक जो है वो तो क्या होता है सर? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और इसका एक अन्य मात्रक जो न्यूटन को ही डिनोट करता है, इससे बना सकते हैं, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। ए त्वरण है तो इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी पूछा जा सकता है पेपर में ऑप्शन में, और ये भी पूछा जा सकता है। ये तो SI हो गया जी। अब एक आपको CGS मात्रक भी पूछ सकता है, क्योंकि SI तो सभी रट रखे हैं, है ना। तो जो आपका CGS मात्रक है न्यूटन के बाद, ये क्या होता है आपका?
अर्घ होता है। क्या सॉरी, अर्घ जो है वो तो आपके कार्य का होता है, इसका होता है डाइन। क्या होता है सर? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। बिल्कुल याद रखें, जो बल है उसका मात्रक क्या होता है? डाइन। डाइन क्या करती है? यहाँ पे फोर्स ही लगाती है, सिंपल ऐसे याद रख लो, कैसे याद रख लो, तो डाइन है। और डाइन जो होता है आपके, डाइन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन में कितनी डाइन आ सकती है? 10 की पावर 5 डाइन जो है वो होती है। देखो 1 न्यूटन के बराबर कितनी डाइन होती है? डाइन एक मात्रक है, मैं डाइन से अन्य मतलब नहीं निकाल रहा हूं, आप निकाल सकते हैं, है ना। चलो इसका मात्रक देखो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये तो किसी का मात्रक होता नहीं है। ये होता है किसका होता है सर? दूरी का भी होता है और आपने बताया चाल का भी होता है, ठीक है। और ये जो मात्रक है केजी मीटर पर सेकंड, ये किसका होता है? केजी द्रव्यमान का हो गया, मीटर पर सेकंड वेग का हो गया, यानी P बराबर mv। और ये होता है भैया आपका संवेग। क्या होता है दोस्तों? संवेग होता है, बिल्कुल। और इसके बाद में ये जो है ये किसका होता है? ये आपके न्यूटन। किसको डिनोट कर रहा है? न्यूटन। न्यूटन यानी कि बल। पूछा भी यही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है आपके। क्या पूछा है? निम्न में से प्रबल बल कौन सा है? इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपके क्या बनता है? प्रबल पूछ ही रखा है, और एक इसमें पूछ सकता है प्रबल के साथ में दुर्बल। ये तो एक ही टाइप कह सकते हो, या तो कमजोर पूछ लिया या प्रबल पूछ लिया। एक आपके बनता है इसका क्रम पूछ सकता है। इसका क्या पूछ सकता है? सीक्वेंस पूछ सकता है, क्रम पूछ सकता है। देखो ये जो 4 बल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है प्रकृति के मूल बल। अगर आपसे प्रश्न आ जाए मूल बल किसके? प्रकृति में मूल बल कितने माने गए हैं? बल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूल बल कितने माने गए हैं? अगर ये प्रश्न में आ जाता है तो आप कहोगे सर मूल बलों की संख्या आपने बता दी कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। मूल बल 4 ही है, वैसे बलों के प्रकार अनंत हैं। अपने सभी को एक साथ पढ़ें तो बहुत टाइम लग सकता है ना, लेकिन अपने जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, मूल बल कितने? 4। चारों के नाम देखो आपके सामने, विद्युत चुंबकीय बल है, दुर्बल बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है और नाभिकीय बल है। अब इसके अंदर भी आपकी सीक्वेंस पूछे कि सबसे शक्तिशाली कौन सा है, तो नाभिकीय, जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ये सबसे शक्तिशाली हो गया। ये आपका हो गया न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण को क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं, जीएफ बोल सकते हैं। और दुर्बल बल को इसको बोलते हैं वीक फोर्स। क्या बोलते हैं? वीक फोर्स। और विद्युत चुंबकीय जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ बोल सकते हो। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो ये बनता है, सबसे बड़ा एनएफ है, उससे छोटा कौन सा है? डब्ल्यूएफ है। क्या है? डब्ल्यूएफ है। उससे छोटा जीएफ है। उससे छोटा कौन है? जीएफ है। और उसके बाद में कौन है आपका? ईएमएफ है। क्या है? ईएमएफ है। याद कैसे कर सकते हो? इजी सी ट्रिक भी बना सकते हो, अभी अभी मेरे माइंड में आई है छोटे सी, आप इजीली एक जोक के टाइप में देखो। सबसे पहले आप क्या थे? एनएफ, इनफ थे, खुद के अंदर इनफ थे। उसके बाद में आपकी शादी होगी तो क्या आई? वाइफ आ गई या डब्ल्यूएफ आ गया। फिर आपका मन नहीं भरा, आपने जीएफ बना ली, जीएफ बना ली तो दो हो गई, तो आपको ईएमएफ लेना पड़ेगा। सिंपल सा है, आप एनएफ, डब्ल्यूएफ, जीएफ, ईएमएफ आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा न्यूक्लियर फोर्स, उससे कम वीक फोर्स, उससे कम जीएफ, और सबसे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रख सकते हो। 1 मिनट। हाँ जी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर पूछा है प्रबल, तो प्रबल न्यूक्लियर फोर्स, सबसे कम जो शक्तिशाली है वो यही है, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो आप, संवेग निर्भर करता है। क्या करता है? संवेग किस पे निर्भर करता है? अभी बात की थी संवेग का जो फॉर्मूला है P बराबर क्या आ गया जी? mv आ गया। क्या आ गया? P बराबर mv आ गया, ठीक है। अब P बराबर mv, P क्या है आपका सर? संवेग है। क्या है बोलो? संवेग है, बिल्कुल। m क्या है सर? द्रव्यमान है। अभी बताया था द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। और v क्या है आपका? वेग है, v फॉर वेग, ठीक। ओके, अब देखो आगे आपको क्या याद रखना है। संवेग का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। वो यहीं से बना है आपका, केजी इसका हो गया, मीटर पर सेकंड इसका होता है। अब किस पर निर्भर करता है? बल और त्वरण पे करता है क्या? देखो नहीं है यहाँ पे, द्रव्यमान और आपका क्या है? वेग है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है वो सही हो जाएगा।
कार्य और ऊर्जा पे नहीं करता है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सिंपल सा है ये, तो कोई इजी नहीं है, मुश्किल नहीं है। आपके संवेग पूछा है ना। चलो आवेग का सूत्र देखो, एक तो संवेग अभी अपने पढ़ा, ये आ गया आवेग। आवेग जो होता है वो संवेग का रिश्तेदार है। आवेग जो है वो संवेग का रिश्तेदार है। संवेग आएगा तभी आप में आवेग आएगा। ठीक है, इसके ऊपर अपने फिर कभी चर्चा करेंगे ना, आवेग में संवेग कैसे रिलेशनशिप होती है। तो आवेग और संवेग की बात करें तो आवेग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक तो होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर। संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन। यानी आवेग को लिखते हैं आई से, संवेग को पी से, अंतर है तो डेल पी लिख सकते हैं। एक तो फॉर्मूला इसका ये होता है सिंपल सा। और एक होता है किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल F और उसमें लगे समय अंतराल के गुणनफल के बराबर, I बराबर F डेल्टा T के बराबर। तो इनमें से कौन सा दिख रहा है आपको, सर ये वाला दिख रहा है। अगर इसकी जगह ये दिया होता I बराबर डेल्टा P तो भी आप कर सकते हो। और इसी को एक नाम और जानते हैं, इसको कहते हैं आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप, अच्छा सा प्रश्न है ये। क्या है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, इस तरह के प्रश्न काफी पूछ जाते हैं। 15 ग्राम की गोली 150 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है। यदि बंदूक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो प्रतिक्षेपण वेग ज्ञात करो। क्या करना है अपने, देखो फिजिक्स से क्या कुछ नहीं कर सकते, अपने घर बैठे बैठे देखो बंदूक की गोलियां चला रहे हैं। चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, चला रहे हैं। देखो ये आपकी बंदूक हो गई और इसके सामने ये आपने क्या बना दी, इसकी बुलेट बना दी, जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, 150 ग्राम दे रखा है, सॉरी 15 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 15 ग्राम। ये लो जी 15 ग्राम। ठीक है, अब क्या है, ये बंदूक है, इसका द्रव्यमान कितना है, 5 केजी है। ठीक है, और जो गोली है उसका वेग दिया है 150 मीटर प्रति सेकंड। इसका वेग है 150 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब पूछा है कि बंदूक का प्रतिक्षेपण, यानी गोली चलने के बाद बंदूक को झटका लगेगा पीछे की तरफ। यहाँ पे क्या लग रहा है, गति का थर्ड नियम, जो गति है, मोशन है, उसका थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत दिशा में क्या होती है दोस्तों, प्रतिक्रिया होती है, जिसको आप कुछ इस तरह से लिखते हैं F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। इस तरह से डिनोट करते हैं अपने क्रिया प्रतिक्रिया। यानी दोनों का बल का परिमाण बराबर होगा, लेकिन जो दिशा है वो दोनों की क्या होती है दोस्तों, अलग होती है। तो ठीक है, अब क्या करना है अपने को, ज्यादा आपने कुछ नहीं करना। आपको इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है कि पहले का संवेग और बाद का संवेग बराबर होता है। तो संवेग का फॉर्मूला m1u1 हो जाएगा और बाद का क्या हो जाएगा, m2v2 हो जाएगा। यानी एक तरफ तो गोली आ जाएगी, एक तरफ बंदूक आ जाएगी। पहले चाहे गोली लिख लो चाहे बंदूक लिख लो, ये डिपेंड करता है आप पे। तो देखो m1 कितना है, आप किसको मान रहे हो, m1 बंदूक को मैं m1 मान रहा हूं और इसका वेग जो है बंदूक का वो u1 हो जाएगा। और इसको मैं मान रहा हूं m2 मान रहा हूं और ये क्या हो जाएगा u2। किसी एक गोली को आप 2 मान लो चाहे बंदूक को, जिसको 1 माना उसका m1 u1 और जिसका वो माना आपने 2 उसका m2 u2 या v2 लिख लो। तो यहाँ पे मान रखने हैं, m1 कितना है सर, 5 किलोग्राम। u1 निकालना है सर, m2 कितना है सर, 15 ग्राम है। तो इसको ग्राम में नहीं रखेंगे। जो मात्रक आप जब भी किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी सवाल को सॉल्व करोगे फिजिक्स के, तो आपको मात्रक जो है वो सेम करने ही पड़ेंगे, वरना आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, देखो किलोग्राम को किसमें बदलना है, ग्राम में। अब आप सिंपल सा बताओ, एक जो किलोग्राम होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं, आप कहोगे 1000 ग्राम होते हैं।
तो आपको सिंपल सा याद रखना, अगर किलो को ग्राम में बदलना होता तो 1000 से क्या करते, गुणा करते ना। भाई बड़े को छोटे में बदलना है तो गुणा करोगे 1000 से, अगर छोटे को बड़े में बदलना है तो भाग करना है। तो इस कंडीशन में आप 15 में क्या करोगे, 1000 का क्या कर दो दोस्तों, भाग दे दो। तो सिंपल सा अपने क्या लिख सकते हैं, 15 बटे क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और मल्टीप्लाई में इसका वेग लिख दो, कितना है, 150। जीरो से जीरो कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। अब ये 5 जो है इधर गुणा में इधर जाएगा, तो भाग में क्या लिखूं मैं, u1 बराबर 15 गुणा 15 और बटे में 5 गुणा 100, यही बनेगा। 5 से आप इसको कट कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, 15 3 कितने हो गए, 45 हो गए कि नहीं हो गए, बोलो हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। आपको अगर बड़ी संख्याओं से काटना नहीं आता तो छोटे छोटे कट कर लो, आप स्टेप को बढ़ा लो एक आधा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप सिंपल कर सकते हो एक ही स्टेप में तो एक में कर लो, अगर 2-3 स्टेप में काटने हैं तो 2-3, गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और समय भी बचाना है तो उसके हिसाब से इतने ज्यादा स्टेप भी मत कर लेना कि एक एक क्वेश्चन कर पाओ, है ना। तो देखो ये आ गया 45 बटे 100। अब इसको काटना पीटना नहीं है, इजी करना है। 2.20 है तो अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो सीधा सीधा, 0.45 आगे क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आंसर ऐसा दिख रहा है क्या, ऑप्शन कोई है क्या, ये रहा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपकी ये गोली का जो वेग और द्रव्यमान है ये बदल दिया जाएगा, और बंदूक का जो द्रव्यमान है वो बदल दिया जाएगा। अब कुछ भी हो सकता है, वो इधर दोनों दे सकता है, इनमें से एक दे सकता है, हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें बस ये न्यूमेरिकल जो आपकी वैल्यूज है इन्हीं को चेंजमेंट किया जाता है और आपको इसको सॉल्व करना है। अप्रोच यही रहेगी, कितना सा है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, है ना। चलो आगे देखिए, ये है आपका अगला प्रश्न। इसमें क्या है, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। यदि 10 सेकंड बाद कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार का त्वरण ज्ञात करें। अब एक चीज थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको अगर दिमाग में आ रहा है कि सर हमें तो ऐसा ही मात्रक किस किस में रखना होता है, किसको किस में रखना है, क्या सिस्टम है, तो अगर आपको द्रव्यमान है तो उसको तो आपने रखना है किस में, दोस्तों, किलोग्राम में। अगर टाइम दे रखा है तो उसको आप बदल लो किस में, सेकंड में बदल लो, किस में बदल लो, सेकंड में बदल लो। अगर आपको बल दे रखा है तो उसमें उसको किस में बदलना है, न्यूटन में बदलना है। न्यूटन कह लो या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक ही बात होती है। अगर आपको क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है, डिस्टेंस, या आपको विस्थापन दे रखा है तो उसको आपने मीटर में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर में। किलोमीटर दे रखा है तो मीटर में बदलना है, लेकिन द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में, इसको सेकंड में। ये वैल्यू जो है वो आपके ज्यादा यूज में आएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यानी पहले उसकी चाल कितनी है, 0 है। तो स्टार्टिंग को अपने क्या लिखते हैं, u, और अंतिम को अपने किससे लिखते हैं, v से। तो u कितना है, आपको 0 मीटर पर सेकंड लिख देना है। कब, जब आपको कहे कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करें। जब भी विरामावस्था यानी रेस्ट आ जाए जब भी आपके पास में, तो आपको u 0 कर देना है। v का मान कितना है के बाद कार की चाल कितनी होगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब आप कहोगे सर चाल का मात्रक जो होता है एस या वी का मात्रक जो है मीटर पर सेकंड था, लेकिन ये तो किसमें दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पे आपको बस दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो आपको किलोमीटर प्रति जो घंटा है इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, और एक मीटर प्रति सेकंड है इसको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो करना क्या है, सिंपल सा आपको एक 5 और एक 18 याद रखना है। क्या याद रखना है, एक तो 5 और एक 18। अगर आप बड़े को छोटे में बदल रहे हो तो छोटा ऊपर आएगा, बड़ा नीचे आएगा, सिंपल सा लॉजिक याद रखें आप। और फिर जब आप छोटे को बड़े में बदल रहे हो तो बड़ा ऊपर आएगा, छोटा नीचे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो 5/18 से गुणा करो। अगर आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना चाहते हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखो इसको करोगे तो क्या आएगा, 36 गुणा 5/18, तो 18 से ये कट गया 2 पे, तो ये आ गया 5 दूनी कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड में।
आगे क्या है, टाइम दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड का दे रखा है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर मिनट में होता तो अपने 60 सेकंड लिख देते। क्या पूछा है, त्वरण पूछा है। त्वरण का फॉर्मूला दोस्तों अपने पढ़ रखा है, a बराबर v माइनस यू बटे टी। जिनको पता नहीं है वो अच्छे से याद कर लें। वेग में परिवर्तन v माइनस यू और बटे में क्या आ जाएगा, समय। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। a बराबर v माइनस यू बटे टी। तो मान रख दो a बराबर v का मान कितना है सर, ये लिखना है क्या, नहीं ये नहीं लिखना, मीटर प्रति सेकंड लिखना है। 10 माइनस 0 बटे टी कितना है आपके पास में, 10 है। तो ये कितना आ गया, 10 बटे 10 आ गया, यानी काट के कितना आ गया, 1। अब सर इसका मात्रक क्या लगाऊं, वही लगाना है एसआई मात्रक, क्योंकि सबको एसआई में कर ही रखा है अपने को। तो इसका मात्रक आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसके त्वरण का मात्रक है। और इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान कितना होता है। तो देखो आपके जो गुरुत्वाकर्षण बल है, कौन सा बल है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण जो बल है आपका, इस बल का जो सूत्र होता है वो देखो पहले तो क्या होता है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे क्या होता है दोस्तों, r स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ये जो g दिख रहा है ना, इसी का मान g है। तो ये g जो है ये क्या हो जाएगा, इस g को तो इधर ही रखा, ऐसे मान लो कि ये g तो इधर ही रख रहा हूं मैं, g तो इधर ही है, बराबर ये r इधर आ जाएगा तो f r स्क्वायर, और ये दोनों गुणा में है तो ये भाग में m1 m2। ये क्यों किया सर, ये किया g का मात्रक पूछा जाता है। g का कई बार क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों, मात्रक पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, मात्रक, g का मात्रक। तो अगर आपसे मात्रक पूछा जाए तो कैसे करोगे, देखो मात्रक में क्या होता है कि f का मात्रक क्या है, न्यूटन, r का मात्रक मीटर, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगी है तो इधर भी स्क्वायर लगेगा, m1 इसका किलोग्राम और इसका भी क्या, किलोग्राम। तो किलो गुणा किलो क्या हो गया, किलोग्राम स्क्वायर हो गया। तो अगर आपको गुरुत्वीय जो आपका नियतांक है इसका मात्रक पूछे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपसे इसका मान पूछे तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर ये -11 आएगा। क्या आएगा, -11 आएगा। ये क्या आएगा, यहाँ नहीं आएगी ये चीज, ये ऊपर आएगी। 6.67 गुणा 10 की पावर -11 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये 9.8 किसका होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर है। आगे है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ये क्या है, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, आओगाद्रो संख्या, आओगाद्रो संख्या। जब मोल वगैरह अपने हैं उसके लिए ये यूज होता है, आओगाद्रो संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप आसानी से पढ़ते रहें, अपने आप तक पूरी मेहनत की है। अब अपने आपने एक साइंस सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो उसकी अगर एक वीडियो देख लेते हो और उसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। बस आपके 1 घंटे का जो वीडियो है, 1-1.5 घंटे का, वो आपने देखना है ना। और आप ऐसे मत सोचना कि सर ये समझ नहीं, जो चीज आपको याद हो रही है वो अच्छे से याद करो, जिसमें लग रहा है कि नहीं इसमें तो कुछ लोचा है उसको आप एक बार स्किप कर दो। टेंशन नहीं लेनी, आपका पेपर उसी टाइम है, जिस दिन होना है उसी दिन हो रहा है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने इजी वे में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते रहो, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। आपको वीडियो कैसा लगा, ये आपका फीडबैक जो है, जो आपके मन मस्तिष्क में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं सर आपका जो वॉइस है वो थोड़ा सा ज्यादा कम, जो भी है आपको लग रहा है, जो कमियां लग रही है वो भी लिख सकते हैं। आपको जितना अच्छा लगे फीडबैक देना है, कहने का मतलब फीडबैक है, आपको अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे यानी जो भी कमियां लगे वो कमियां भी आप लिख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उसके प्रॉपर वर्क करेंगे और आगे उस पर इंप्रूवमेंट लाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा। अभी अपने 15 क्वेश्चन हो गए हैं, 50 तक जाना है अपने को, देख लो लास्ट तक बने रहना, वैसे आप ही के सारे चल रहा हूं मैं, है ना। हाँ जी, देखो 4 कार है ए बी सी डी, एक ही वेग से गतिशील है यदि उनके द्रव्यमान ए बी सी डी, यानी ए का सबसे बड़ा उससे छोटा, बी उससे छोटा, सी सबसे छोटा, डी क्रम में है, तो इनमें से किस कार की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी। सिंपल सी बात है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला K बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है दोस्तों।
1/2 mv² होता है। अब सर ये तो नियत है, ये वेग का कुछ दिया नहीं तो इसको भी नियत मान रहे हैं, तो k डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है। अरे बोलो यार, हाँ जी बिल्कुल सर। अब ये कह रहा है कि एम ए जो है वो ज्यादा है, एम बी उससे कम है, एम सी उससे कम है, एम डी सबसे कम है। इसका मतलब तो यही हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका एम ज्यादा उसका के भी ज्यादा। बोलो, अरे बोलो ने। हाँ जी सर। अब देखो के ए सबसे ज्यादा, के बी उससे कम, के सी उससे कम, के डी तो बेचारा बिल्कुल कम। तो क्या पूछा, इनमें से किस कारक की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी, यानी कि मैक्सिमम होगी। तो किसकी मैक्सिमम होगी सर, ए की मैक्सिमम होगी। मिनिमम किसकी होगी, डी की होगी। ठीक है। अच्छा एक चीज, पीछे एक क्वेश्चन था बल वाला, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करोगे, उसमें थोड़ा सा क्या करना है अपने को, करेक्शन करना है। ये रहा प्रबल बल, इसमें वापिस से लिखो आप, क्या क्रम जो है एफ एन सबसे बड़ा, एफ डब्ल्यू 2 नंबर पे वीक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आएगा आपके एफ ई एम एफ ई एम एफ, और सबसे कम जो आएगा वो आएगा आपके एफ जी, यानी गुरुत्वीय जो त्वरण है उस गुरुत्वाकर्षण बल उसका मान सबसे कम होता है, यानी सबसे कमजोर बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है और सबसे स्ट्रॉन्ग नाभिकीय बल है। 1 नंबर पे ये आ रहा है, 2 नंबर पे ये आ रहा है, 3 नंबर पे ये है और 4 नंबर पे ये है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वो एकदम से जल्दबाजी के अंदर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, इसको करेक्ट कर लेना। अब चलते हैं अपने वापस उसी जगह। हाँ जी, ये क्वेश्चन कर लिया कार वाला। अब देखो आगे आपको चढ़ा रहे हैं रॉकेट पे। ठीक है, देखो घर बैठे मैं रॉकेट पे चढ़ा रहा हूं आपको। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। अब संरक्षण सिद्धांत के अंदर अपने पढ़ रखा है द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, आप कहोगे क्रिया प्रतिक्रिया, गति के नियम। और क्रिया प्रतिक्रिया में क्या होता है, संवेग जो है वही आता है आपके, मोमेंटम कंजर्वेशन आता है। मोमेंटम कंजर्वेशन आता है तो ऑप्शन नंबर 3 लगा दो आप, ये चीज याद रखें। ठीक है, याद रख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, निम्न में से कौन सी ऊर्जा का, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है। नवीनकरणीय का मतलब जो कभी आपका समाप्त नहीं होगा, नया नया बनता जाएगा, लास्ट तक चलेगा। जल विद्युत ऊर्जा, कोयला है, पेट्रोलियम है, नाभिक है। आपके पास में कोयला है, पेट्रोलियम उत्पाद है, नाभिकीय ऊर्जा है या जल विद्युत है, इनमें से कौन सा नवीनकरणीय है। कोयला खत्म हो जाएगा एक, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा एक दिन, नाभिकीय रिएक्शन जो है ये भी एक तरह का नया है और जल विद्युत भी। तो इन दोनों में से अगर नाभिकीय है वो भी आपका एक तरह से अपने नवीनकरणीय नहीं है, तो इसमें आंसर जो होगा वो जल विद्युत ही होगा। जल विद्युत हो जाए आपके, या आपके जो सौर ऊर्जा है वो हो जाए सौर ऊर्जा, ये सारे के सारे नवीनकरणीय स्रोत होते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। अब स्थितिज ऊर्जा पे क्वेश्चन आ गया। अब क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यू लिख दो चाहे आप पीई लिख दो। क्या होता है, mgh होता है दोस्तों, क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला है, m द्रव्यमान 2h ऊंचाई, 3m द्रव्यमान h ऊंचाई, द्रव्यमान 4m ऊंचाई 3h, और द्रव्यमान 2m और ऊंचाई h। भाई इसके अंदर m और h बदल रहा है, g का तो कोई रोल ही नहीं है, g तो फिक्स है। हाँ जी, तो देखो m का मान कितना दिया है, पहले को अगर सोल्व करें अपने तो ये आएगा m g 2h, तो इसको लिख सकते हैं 2mgh। बोलो, हाँ जी। इसको क्या लिखेंगे, 3m और h है तो इसको लिख सकते हैं m 3mgh, यही आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें क्या लिख सकते हैं, 4m और 3h है तो 4m इंटू g और इंटू में कितना 3h आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 mgh हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। हाँ जी, द्रव्यमान 2m है, ऊंचाई h है, तो ये कितना हो जाएगा 2mgh हो जाएगा। तो अब देखो इसमें सबसे अधिकतम पूछा है, न्यूनतम भी पूछ सकता था, अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम सबसे बड़ा कौन लग रहा है, ये 12 mgh ही लग रहा है, तो आंसर नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका भी कर सकते हो, आपसे गतिज ऊर्जा की पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², बस आपने वैल्यू पुट करनी है। बस एक चीज याद रखना, यहाँ स्क्वायर भी करना होता है, ऐसे दे दे m और 2v, तो इसको क्या लिखोगे, m
1/2 m और 2v का क्या करके लिखोगे स्क्वायर, यानी कि 1/2 m 4v स्क्वायर, तो 2 से ये कट के 2mv स्क्वायर आएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, अगर इस पे आए तो ये कर सकते हो, अगर ये है तो इसको भी आप कर सकते हो। अगला है यदि किसी कर नहीं है, ये कार है, कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, तो उसका वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक वेग बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय लगानी है, कुछ नहीं करना, क्या लगानी है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगानी है। क्या लगानी है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगानी है। क्या होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो है वो क्या कहती है कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, किए गए कार्य के बराबर होता है। तो किया गया कार्य अब किसके बराबर हो जाएगा, K2 माइनस K1 के। अब आपको पता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अभी बताया आपको, क्या होता है 1/2 mv। अब ये बाद का है तो 2 लगा दूं मैं, माइनस 1/2 m2v2। अब देखो कार है तो उसका वेग बदलेगा, सॉरी 2 पहले आएगा, बाद वाले में 1 आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा m1v1। अब कार तो वही है ना, उसका द्रव्यमान थोड़ी बदलेगा, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ भी m रखना है और यहाँ भी क्या रखना है, m रखना है। 1 नहीं लगाना, सिर्फ वेग बदल रहा है। तो क्या करोगे, वेग में भी सर लोचा है, सर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, आपने कहा था इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ये भी एक समस्या दे रखी है, इसको भी पहले सॉल्व करो सर। बिल्कुल करते हैं। 30 को करोगे तो 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, है ना। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर, ये तो आ गया 15 गुणा में 5 और बटे में कितना आ गया, 9 आ गया। अब फिर से 3 से काट दो आप, 3 बटे में पर 5, इधर कितना आ जाएगा 5, ये तो आएगा कितने पे कटा, 3 पे कटा है, सॉरी 5 3 15 होता है ना, हाँ 5 3 15 से तो कटा है। ऊपर आ गया 25 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। 25/3 ही रख लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर आगे कर सकते हो पॉइंटों में तो कर लो, वरना यही रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके पास में क्या आ गया, V1 आ गया। V2 निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, V2 निकालना है। V2 निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपने बस वही काम करना है। इधर कितना 60 दे रखा है, तो 60 दे रखा है, 60 गुणा 5/18। देखो इसका डबल कर दो वैसे तो, लेकिन काट के दिखाई देता हूं। इसको काटोगे कितना आएगा 9, इसको काटोगे कितना आएगा 30, फिर इसको काटोगे कितना आएगा 3, इसको काटोगे कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो कितना हो गया 50/3 हो गया। मैंने कहा था वैसे डबल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप करो, सॉल्व करो। ये देखो 1/2m 1/2m दोनों में कॉमन है, तो 1/2 m का मान कितना दे रखा है, 1500 किलोग्राम। ठीक है, ये तो SI में दे रखा है। और ये कितना आ जाएगा आपके पास में 50/3 माइनस स्क्वायर भी है ना, यहाँ पे स्क्वायर भी आता है, 50/3 माइनस 25/3, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो इसको काटोगे ये कितना हो जाएगा 750 750, और ये कितना हो जाएगा 50 का वर्ग करना है, या पहले घटा लो फिर वर्ग कर दो, एक ही बात है। तो नीचे तो कितना आ गया 3, और यहाँ कितना आ गया 25, और ऊपर स्क्वायर कितना आ गया 2। तो ये देखो कितना आ जाएगा, W बराबर 750 गुणा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, और बटे में 3 का कितना होता है 9 होता है। दोनों का गुणा कर दो और भाग दे दो, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके सामने कितना आएगा। देखो पहले मल्टीप्लाई करोगे आप, 625 को किससे कर दोगे, 75 से कर दोगे, तो 5 से करोगे 5, 2 बच गया, 10 और 2 12, हासिल 1 30, 10 और 1 12, हासिल 1 6 5 30 और 1 31, और मल्टीप्लाई 35 3 14 और 3 कितने हो गए 17, बच गया 1 42 और 1 43 हो गए। कर दो 5 7, और ये हो गया 8, ये हो गया 6, और ये हो गया 4, 468, और आगे एक ये जीरो भी है, 468 750 कितना आ गया 468 750, और बटे में कितना आ गया 9। 9 से इसको क्या कर दो, भाग कर दो, कर दो भाग, कहीं जगह पड़ी है तो, वरना अपने क्या करते हैं, क्या था मल्टीप्लाई में वो दोबारा देखना पड़ेगा ना। यानी आपको ये कैलकुलेशन जो है वो करनी है। कितना आएगा वो देखो, अपने पास में क्या आया था, वापिस देख लो थोड़ा सा। अपने पास में क्या था, 1/2 था, m कितना था 1500 था, ठीक है, और इधर कितना आया था 50/3 आया था, और इधर कितना आया था 25/3 आया था, और उसका क्या किया था आपने स्क्वायर। ये तो 750 आ गया था आपके पास में, यहाँ बच गया था 25/3,
और इसका क्या किया था, स्क्वायर। अब 750 गुणा ये कितना आ गया था, 625/9 आ गया था। और फिर यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई किया था और 9 से भाग करना था, मल्टीप्लाई किया था वो उड़ गया था, दोबारा कर लेते हैं एक बार। 625 में 75 का कर दो, 5 5 25, 2 बच गया, 10 और 2 12 हासिल 1, 30 और 1 31, यही आया था। 35, 3 बच गया, 14 और 3 कितने, 17, 1 बच गया, और ये हो गया 42 और 1 43, यही आया था। 5 7 8 6 4, और एक क्या लगेगी, 0, क्योंकि यहाँ क्या थी, 0 थी। अब इसमें क्या करना है, 9 का डिवाइड कर दो, सिंपल सा। 5 पे जाएगा 45, कितना बच गया, 1, ऊपर से उतार लो 8, 2 पे गया, फिर कितना आएगा आपके पास, यहाँ तक हो गया ना, 7 बच गया, 7 बच गया, एक 0 लगानी पड़ेगी आपको, ऊपर से आ जाएगा 5, तो अब कितने पे जाएगा, ये किसी से मिल रहा है क्या, ये कुछ ना कुछ करेक्शन होगी, है ना। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है जी, बी है। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी दोबारा आप करके देखना, आपका जो आंसर है वो सही आ जाएगा। 1/2 गुणा 1500, और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर कर ही दो, 2500 बटे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 625/9 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करना, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपने क्या लिखना है, आंसर आपने लिखना है। ऐसा क्वेश्चन अपने पिछले वाले PYQ जो आए हुए हैं उनके अंदर भी मैंने करवाया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव पार्ट है। आगे है, एक यूनिट के संदर्भ में विचार करें। क्या बोला है, यूनिट, एक यूनिट के बारे में। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जो विद्युत है उसको किस में मापा जाता है, यूनिट में मापा जाता है। एक यूनिट जो है किसके बराबर होती है, एक यूनिट जो है 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होती है। ये क्या होती है, यूनिट, या इसी को कहते हैं अपने घरों के अंदर क्या बोलते हैं, यूनिट जो बोलते हैं वो यही है, इसी को कहते हैं किलो वाट घंटा। अगर आपसे चाहे किलोवाट घंटा चाहे एक यूनिट में जूल पूछे तो आप यही बताओगे, ठीक है। ये दोनों ही जो है प्रूव्ड है। तो इसके अंदर क्या बोला है, 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट के तुल्य, तुल्य यानी बराबर होता है, बिल्कुल सही है। एक यूनिट में 3600 किलो जूल होते हैं। अब आपको सर हमें तो ये बताया है, अब इसका मतलब इसको सोल्व करके देख लो थोड़ा सा। 3.6 गुणा 10⁻⁴ कितनी है, बोलो 6, पॉइंट हटाओगे कितना आएगा, 10, एक 0 से एक 0 काट दो, कितना आ गया, 36 गुणा 10⁻⁴ कितनी आ गई, 5, यानी 36 के आगे 1 2 3 4 5 0 लगा दो, कितना है यहाँ पे, 2 ही 0 है, 2 ही 0 है, तो क्या ये सही है, ये किलो जूल है, ये किसमें है, जूल में, वो किलो जूल में है, तो किलो में बदलने के लिए 3 0 और उड़ाने पड़ेंगे, तो क्या आएगा, 3600 किलो जूल। इस तरह से आपको थोड़ा सा जो है कंफ्यूज भी कर सकता है, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है दोस्तों, सही है। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, 1 और 2 दोनों ही क्या है, सही है, ठीक। चलो अगला प्रश्न जो है, 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलाया जाता है, बल्ब द्वारा खर्च ऊर्जा यूनिट में ज्ञात करें। देखो अपने फिजिक्स के जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है। आगे जैसे केमिस्ट्री और बायोगी उनमें अपने थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन चलेंगे। अभी अपनी 50% क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है ना, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहना। हाँ, 60 वाट का बल्ब है, प्रतिदिन 6 घंटे जलाया जाता है। इसमें ज्यादा आपने कुछ माथापच्ची नहीं करनी है, आपने जब भी वाट में निकालना है तो जो भी डाटा दे रखा है, 60 वाट दे रखा है, अगर ये किलोवाट होता तो क्या होगा वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। घंटे दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, अगर यहाँ वाट दिया है तो 1000 से भाग दे दो, अगर किलोवाट दिया तो 1000 से भाग नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया, 36/100 आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, 0.36 यूनिट लिखेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन आपको ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका क्या है, सही आंसर है। अगला देखो, अगला प्रश्न जो है वो है, जब एक वस्तु की गति दोगुनी की जाती है, एक वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा अभी मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा का क्वेश्चन बताया था कि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। अब ये कह रहा है गति दोगुनी कर रहे हैं यानी वेग दुगुना कर रहे हैं, तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो 1/2 m ये तो कांस्टेंट रहेगा और v की जगह क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा, और उसका स्क्वायर कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 1/2 m गुणा 4v² हो गई। इसको काट दो, कितना हो गया, ये आ जाएगा 2 mv², क्या हो जाएगी, 2 mv²। अब ये कह रहा है दोगुनी हो जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है, समान रहती है, 3 गुना बढ़ जाती है।
पहले कितनी थी 1/2 mv² थी, अब कितनी हो गई 2 mv² हो गई। कितनी हो गई 2 mv² हो गई। तो आपको बताना है कि इसकी गति अब जो है पहले से कितनी ज्यादा या कम है। तो ये तो जो है पहले 1/2 थी, अगर ये दुगनी होती तो कितनी होती, सिर्फ mv² होती, और 3 गुना होती तो कितना होता 3/2 यानी 1.5 होता। अब वो भी नहीं है तो ये कितनी है 4 गुनी बढ़ गई। कितनी गुनी बढ़ गई 4 गुनी जो है बढ़ गई। कितनी गुनी बढ़ गई 4 गुना। तो इसका जो आंसर है वो 2 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है। इस तरह का आपके पीछे जो एग्जाम हुआ उसके अंदर आरपीएससी ने पूछ रखा है, दाब के बारे में पूछा है। मैंने ऊर्जा का क्वेश्चन दे दिया कन्वर्ट करके। अर्ग जूल कैलोरी निम्न में से किसकी इकाइयां हैं? मैंने कहा है एसआई मात्रक और जो सीजीएस मात्रक है वो आप अच्छे से याद कर लेना, आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जूल और कैलोरी ये सारी की सारी किसके है, ऊर्जा के ही मात्रक है। कार्य और ऊर्जा के मात्रक एक जैसी होती है। अगर कार्य ऑप्शन होता तो भी सही है और ऊर्जा है तो भी सही है। बल का मैं बता ही चुका हूं, न्यूटन भी होता है और डाइन भी होता है। ठीक है, और दाब का क्या होता है, पास्कल होता है कि नहीं होता, बोलो पास्कल होता है। चुंबकीय ध्रुव शक्ति जो है इसका हेनरी वगैरह जो है आप पढ़ चुके हैं। वैसे आपके सिलेबस में है ही नहीं तो आपने क्या पढ़ा है ना, छोड़ो उसको। आगे देखो इलेक्ट्रॉन की खोज, अब केमिस्ट्री शुरू हो चुकी है अपने, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने, जे थॉमसन, टी विल्सन। तो देखो आप दो ऑप्शन सीधे निकाल सकते हो, ये दोनों तो फिजिक्स के अंदर हैं, तो है ना। फिजिक्स के अंदर भी कहाँ पे आइंस्टीन जो है ऊर्जा संबंध दिया था E = mc²। क्या दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दिया था, ये सूत्र याद रखें आइंस्टीन का है। गैलीलियो ने गति का नियम दिया था, तो परमाणु से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा जे थॉमसन जी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है? किसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा है? तो ऑक्सीजन किसके रूप में मिलती है आपको, O2 के रूप में मिलती है। सल्फर जो है वो S8 के रूप में मिलता है। नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलता है। क्लोरीन भी Cl2 के रूप में। यानी ये भी द्विपरमाणुक है, जिसमें जितने परमाणु होते हैं उसके हिसाब से नाम मिलता है। द्विपरमाणुक है, ये भी द्विपरमाणुक है, ये भी द्विपरमाणुक है। जिसमें एक ही परमाणु होता है वो एक परमाणुक होती है, जिसमें 3 होते हैं या 3 से ज्यादा होते हैं उसे कहते हैं बहुपरमाणु। तो S8 जो है वो क्या है, बहुपरमाणुक है। परमाणुकता होते क्या है, ये क्या है परमाणुकता, यानी परमाणुकता किससे, एटॉमिसिटी जो है वो डिफाइन की जाती है किससे, उपस्थित परमाणुओं की संख्या से। उपस्थित परमाणुओं की संख्या से। बात क्लियर है ना आपके? तो इसमें कितने हैं, 8 है, सबसे ज्यादा पूछे हैं तो ऑप्शन नंबर 2 लगा दो आप। आगे है ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? समस्थानिक क्या होता है कि परमाणु क्रमांक सेम होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक सेम, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। तो ट्राइटियम देखो, एक तो होता है आपके जो हाइड्रोजन है इसी के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। आपके कितने, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। ये तो है प्रोटियम, ये है ड्यूट्रियम, ये है ट्राइट्रियम। तो ट्राइट्रियम का सूत्र भी पूछ ले तो आप बता सकते हो 1H3। अब आपको इसको ऐसे कैसे सजाया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी बता देते हैं। ये तो है इसका परमाणु क्रमांक, क्या है, परमाणु क्रमांक है, और ये इसका क्या है, द्रव्यमान संख्या है। ये इसके क्या है, द्रव्यमान संख्या है। समझ गए बात को? ओके, आगे देखो अगला जो प्रश्न है, शुष्क बर्फ। क्या पूछा है कि शुष्क बर्फ कौन सी होती है? जमी हुई बर्फ को कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? जमा हुआ पानी है क्या? नहीं है। जमी हुई ऑक्सीजन? नहीं। क्या है? जमी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी जो आपकी सॉलिड CO2 है, उसी को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है, सूखी बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस भी इसी को कहा जाता है। याद रखना इस बात को। अगला है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? अब परिवर्तन आपके दो ही टाइप के आपने याद कर रखे होंगे, एक तो होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक में कोई भी अवस्था वगैरह, रंग ताप वगैरह बदलते हैं, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, उसको पहले जैसा किया जा सकता है, वो उत्क्रमणीय होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, वो अनुत्क्रमणीय होता है, उससे पहले जैसा पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, एक नए गुणों के साथ नया पदार्थ बनता है। तो इसके
अंदर क्या पूछा है, मोमबत्ती पूछा है, तो केवल भौतिक है क्या, केवल रासायनिक है क्या, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। जब भी बात आती है मोमबत्ती की तो इसका आंसर होगा दोनों। आप कहोगे सर कैसे, कैसे तो क्या है कि जैसे मान लो ये आपकी मोमबत्ती थी, ये उसके ऊपर बत्ती लगी हुई है, इसको आपने जलाया तो धागा तो क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, और उससे क्या बन गई जी, CO2 बन गई, और वो धागा खत्म हो गया, और उस आग से आप धागा वापस नहीं बना सकते। ये कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक हुआ कि नहीं हुआ, आपको बिल्कुल हुआ। अब आपको कि भौतिक कैसे है, तो भौतिक देखो ये मोम जो है वो पिघल रहा है, मोम पिघल रहा है, लेकिन जैसे ठंडा होगा वापस पहले जैसा हो जाएगा, उसको वापस शेप दे दो, क्या दिक्कत है। तो मोम में कैसा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक। तो एक मोमबत्ती, पूरी मोमबत्ती कह रही है, मोम की बत्ती में पूछे तो भौतिक सॉरी रासायनिक, और मोम में कैसा होता है, भौतिक। तो इस पूरी मोमबत्ती में दोनों ही परिवर्तन अपने को देखने को मिलते हैं। अगर दोनों का ऑप्शन नहीं है तो आप रासायनिक को टिक करेंगे, ठीक है। चलो ऐसा होगा नहीं, दोनों ही ऑप्शन आपको देने पड़ेंगे, ओके, वरना क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा। अगला देखो, संक्षारण खालिस्तान अभिक्रिया है। संक्षारण कैसी अभिक्रिया है, तो सबसे पहले देखो संक्षारण होता क्या है। संक्षारण होता क्या है, संक्षारण का मतलब है कोई भी आपकी वस्तु जो है, धातु जो है, कोई भी क्या है बोलो, धातु, उसको कहाँ रखा आपने, वायु और नमी में रखा। वायु व नमी, नमी का मतलब आपने थोड़ा बहुत पानी वगैरह डाल दिया है ना, गीला रहता है जैसे, और वायु के अंदर रख दिया, तो उसके संपर्क से उसकी परत जो है, बाहरी परत जो है वो क्या होने लग जाएगी, खराब। जैसे आप देसी भाषा में बोलते हो जंगाड़ लग गया, तो वो जंगाड़ जो है ना, उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इस संक्षारण में आपने तीन चीजें अच्छे से याद करनी है, तीन धातुओं को अच्छे से पढ़ना है। आपके घरों में आपने ये एग्जाम्पल भी देखे होंगे, जैसे मैं कह दूं कि लोहा, लोहे पर तो कैसी परत चढ़ती है जी, बोलो भूरी परत चढ़ती है, और इस भूरी परत का सूत्र अगर आपसे कोई पूछ ले दोस्तों तो Fe2O3 होता है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि आपके पास में चांदी है वो कैसी हो जाती है, तो आप कहना सर काली हो जाती है। अगर कहीं उस काले पदार्थ का फॉर्मूला बता दो तो हम मान जाएं, तो आप कहना हम Ag2S है, हम आर के सर से पढ़ रहे हैं तो हमें पता है Ag2S है। अगर आपसे बोले कि सर तांबे पे बता दे, किस पे बता दे, अगर कोई कहे सर तांबे पे बताओ, अगर फिर मानूंगा मैं आपको तांबे का बताओ, तांबे पे कैसी परत चढ़ती है, अरे बोलो हरी परत चढ़ती है, और उस हरी परत का फॉर्मूला होता है CuCO3। कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं इसको, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं इसको, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो तीनों याद कर लेना, तीनों पे एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। यानी परत को खराब होना ये संक्षारण कहते हैं। अब होता क्यों है, ऑक्सीजन के कारण, और इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है जी, वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन है या अपचयन है, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अपचयन के अंदर क्या है, और उपचयन, अपचयन और उपचयन। देखो आपको एक चीज बताई थी, एक तो इन दोनों में से एक का नाम जो है वो ऑक्सीकरण होता है, तो इनमें से किसका होगा, इसमें तो ए पहले से आ रखा है तो इसका नहीं हो सकता, इसमें ऊ है तो उसका दूसरा नाम आप क्या लिख देना, ऑक्सीकरण लिख देना। जिसमें ऊ आ रहा है, जिसमें ए आ गया उसका ए नहीं आएगा, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन बढ़ना, तो इसका आंसर आ जाएगा ए उपचयन। क्लियर। चलो आगे देखो अगला प्रश्न, अच्छा है प्रश्न अगला भी, वाओ रिएक्शन मिली है सर हमें तो अगले में। देखो बेरियम क्लोराइड, कलर बदलना पड़ेगा यहाँ तो, देखो बेरियम क्लोराइड जो है वो सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। उससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सर ये AQ क्यों आ रहा है, ये लिखा हुआ है ना AQS AQ, इसका मतलब ये होता है, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, ये भी जलीय विलयन है। S का मतलब ठोस सॉलिड, और L लिखा हुआ है तो लिक्विड, G लिखा हुआ है तो गैस, बस ये अवस्था बता रहा है और इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या होगा कि Ba जो है वो SO4 के साथ जुड़ गया, और जो Cl2 है वो Na के साथ, यानी आयनों का आदान प्रदान, आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान। देखो संयोजन में क्या होता है कि जुड़ता है, संयोजन में क्या होता है, जुड़ता है। अभिकारक एक ही होता है, सॉरी अभिकारक दो या दो से ज्यादा होते हैं, उत्पाद एक होता है। वियोजन में एक अभिकारक होता है, इसमें टूटता है, एक अभिकारक दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाते हैं। विस्थापन में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है ना। द्विविस्थापन, इसका आंसर जो है वो क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पे। अगला देखो एक और अभिक्रिया आपको मिलेगी, नहीं अभिक्रिया नहीं है,
क्वेश्चन है छोटा सा, निम्न में से एक ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। क्या देने की क्षमता रखते हैं? ऑक्सीजन देने की। ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, उनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्या देने की क्षमता? O2 की। नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो कौन से है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, या सोडियम डाइऑक्साइड है, या डाई हाइड्रोजन सल्फाइड है, या इनमें से कोई नहीं है। ये ऑप्शन है। तो आप कहोगे सर KMnO4 कमीना 4, इसको सिंपल भाषा में कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट जो है, ये आपका क्या होता है? ऑक्सीकारक। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी मिल सकता है Cr2 K2Cr2O7, K2Cr2O7 हो सकता है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं ऊपर और लिख देता हूं, है ना। देखो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्साइड जो है, ये भी आपका क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। एक ऑक्सीकारक ये है। इन दो ही ऑक्सीकारक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं है, आप घबराना नहीं, जितना बता रहा हूं बस उतना ही पढ़ लो, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ये देखो अब बायो शुरू हो रही है। निम्न में से जटिल ऊतक कौन सा है? देखो, जो आपके ऊतक जो है उनको अपने कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं। ऊतक को पहले अपने डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं पादप की ऊतक, पादप ऊतक, और एक होते हैं सर जंतु ऊतक। कौन से होते हैं? जंतु ऊतक होते हैं। पादप के अंदर भी दो टाइप के होते हैं सर, एक तो होते हैं स्थायी ऊतक और एक होते हैं अस्थायी ऊतक। इनमें भी आगे अपने कैटेगरी बांटते हैं, जटिल और सरल ऊतक। स्थायी के अंदर आपके दो भाग बांटते हैं, एक तो जटिल और एक होता है सरल ऊतक। तो ये पूछ रहे हैं जटिल का, क्या पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो ये तीनों जो है ये जटिल ऊतक के ही उदाहरण हैं। निम्न में से जटिल ऊतक है, सॉरी, ये तीनों जो है वो सरल ऊतक है। ये तीनों क्या है? सरल ऊतक है। क्या है? ये तीनों सरल ऊतक है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यानी ये पौधे की जो आपके बढ़ने वाला जो भाग होता है, तना जो होता है, जो बढ़ता है आगे, उसके अंदर पाई जाती है। सबसे आगे का भाग है ये उससे पीछे है, और ये सबसे पीछे होता है। और जो जाइलम है ये आपके कौन सा होता है? जटिल ऊतक होता है। और जटिल ऊतक दो ही होते हैं, एक तो जाइलम हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फ्लोएम हो जाएगा। और इन दोनों के अंदर भी अगर अपनी बात करें तो इनके अंदर एक अच्छा प्रश्न ये बनता है, जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। यानी पौधे में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो जैसे जल और जैसे जाइलम, क्लियर है। और ये जो फ्लोएम है ये किसका करता है? भोजन का परिवहन करता है। अगर पूछे भोजन पौधे में कौन सा ऊतक पहुंचाता है, तो फ्लोएम पहुंचाता है। फल इसमें से फल निकल रहे हैं ना, तो फल क्या होता है? भोजन। तो भोजन तो कौन? फ्लोएम, जल यानी जल। तो ये याद रख सकते हैं। ये सारे के सारे जो ऊतक नाम बताए मैंने वो कौन से हैं? आपके पादप के ऊतक है। ये तीनों सरल है और ये जटिल है। अगला देखो, निम्न में से तंत्रिका ऊतक। देखो, छोटी सी क्लास में जब 6th में थे तब से तंत्रिका तंत्र अपने पीछे है और अभी तक तंत्रिका तंत्र को अपने पढ़ रहे हैं। कैसी होती है स्ट्रक्चर आपने तो देख रखी होगी। इस तरह से इसका डायग्राम होता है ना। बीच में से इस तरह से आप ले जा सकते हो, लास्ट में इस तरह से आपने बना दिया। और यहाँ छोटे छोटे इस तरह से चैम्बर बने हुए होते हैं। ठीक है, क्या बने होते हैं? चैम्बर, जिनको क्या कहते हैं? रे बोलो, तंत्रिकाएं कहते हैं क्या? नहीं, सर आप गलत बोल रहे हो, उसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष। यहां से ऐसे करके ऐसे छोटी छोटी क्या निकली होती है? पंखुड़ियां सी, ऐसे बाल जैसी नुमा संरचना होती है। ठीक है, बाल नुमा संरचना। यहाँ पे आपका बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? रे बोलो, केंद्रक होता है। ठीक है, और क्या होता है? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये अंतिम शिरा होता है। ये क्या होता है? अंतिम शिरा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है आपकी। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा भाग नहीं है? देखो, तंत्रिकाक्ष को एक्सोन भी कहते हैं, इंग्लिश में एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो कौन कौन से भाग है, कौन सा नहीं है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। कौन सा नहीं होता? ग्रसनी। ग्रसनी कहाँ होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में पाया जाता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में पाया जाता है। अगला देखो, हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? हड्डी को मांसपेशियों से। देखो, दो ऊतक आपके मनुष्य के अंदर, एक तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है,
एक तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और एक हड्डी को किससे जोड़ता है, मांसपेशियों से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। एक को बोलते हैं कंडरा और एक को बोलते हैं उपास्थि। जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको तो बोलते हैं अपने उपास्थि ऊतक, और मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है उसको बोलते हैं जी कंडरा। क्या बोलते हैं, कंडरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, कंडरा हो जाएगा। टेंडन भी बोलते हैं, इंग्लिश में उपास्थि को कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है एपिथीलियम ऊतक के प्रकार। एपिथीलियम ऊतक जो है आपने के जितने भी अंग है छोटे छोटे, जैसे आपका आपके आहार नाल है या आपके आमाशय है, उनकी जो छोटी छोटी परतें हैं, जो आपकी चमड़ी कह सकते हो एक तरह से उसकी, उनकी स्तर जो परतें बनाने के लिए इन ऊतकों का प्रयोग किया जाता है। तो एपिथीलियम ऊतक जो है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक तो सल्की होता है, एक घनाकार होता है, एक स्तंभाकार होता है और एक स्तरित होता है। यानी ये सारे जो ऑप्शन है वो किसके हैं, वो एपिथेलियम ऊतक के प्रकार है। इन चारों में से जो नहीं होगा वो इसको ऊतक का प्रकार नहीं होगा, अगर नहीं का आंसर सॉरी क्वेश्चन आए तो। देखो इस प्रश्न में क्या है, इजी सा प्रश्न है, निम्न में से तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, निम्न में से तरल संयोजी ऊतक। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो अस्थि और उपास्थि ये तरल तो नहीं होती है, ठीक है, ये दोनों तरल नहीं है, तो उपरोक्त सभी वैसे ही कट गया। एक ऑप्शन बच गया, कौन सा, रक्त। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, यानी लिक्विड फॉर्म में अपने को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त किसका परिवहन करता है, O2 और CO2 का परिवहन करता है। और रक्त किससे मिलके बना होता है सर, एक तो रक्त में RBC होती है सर, एक रक्त में WBC होती है सर, एक सर इसमें प्लेटलेट्स होती है, जिसको कहा जाता है, कई बार कहते हैं ना प्लेटें घट गई, तो वो ये प्लेटलेट्स घट जाते हैं, प्लेटलेट्स। ये क्या करती है, ये O2 CO2 का परिवहन करती है। क्या करती है, O2 CO2 का परिवहन करती है। WBC अपने को रोगाणुओं से बचाती है, किससे बचाती है, रोगाणुओं से। और ये क्या करती है, आपके इम्यूनिटी जो पावर है उसको बढ़ाती है ना। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अस्थि उपास्थि जानते होंगे, उपास्थि जो है हड्डी से थोड़ी सी आपके कमजोर होती है। आगे है, हीरे के संबंध में कथनों पे विचार कीजिए। अच्छा प्रश्न है, कार्बन वाले चैप्टर से है, हीरे के संबंध में कथनों पे विचार कीजिए। 4 कथन दिए हुए हैं, इनके विकल्प इधर दिए हुए हैं। तो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, उष्मा का चालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर, जो RPSC ने आंसर माना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है, एक तो ये कथन सही है, ये कथन आपका गलत है। उष्मा का भी ये क्या होता है, चालक होता है, लेकिन उष्मा का कुचालक नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो 2 और 4 बी ऑप्शन जो है वो आंसर मान रहे होंगे, लेकिन ये आंसर बिल्कुल क्या है, गलत है। RPSC ने इसका जो आंसर है वो 2 और 3 यानी कि 2 और 3 यानी सी ऑप्शन जो है वो सही माना है। क्योंकि जो हीरा होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि उष्मा का चालन करता है। इसीलिए याद रखना, हीरा उष्मा का चालन करता है जबकि विद्युत का चालन नहीं करता। अच्छा ग्रेफाइट जो है वो सर, ग्रेफाइट जो है ना वो आपके विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। और ग्रेफाइट जो है वो आपकी क्या है, अधातु है, फिर भी विद्युत का चालन करता है, याद रख सकते हो। आगे देखो अगला प्रश्न है CHCl3 फॉर्मूला थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इस तरह से लिखा जाएगा, और टाइपिस्ट की वजह से गलती हो गई है ना। वैसे फॉर्मूले जो है ना वो कंप्यूटर में कई बार टाइप नहीं होते हैं, वो आपको भी पता है। थोड़ा सा CHCl3 है ये, तो ये किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफॉर्म का, मेथेन का, एथेनॉल का, इनमें से कोई नहीं। तो एथेनॉल तो होता है C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। मेथेन जो है वो होता है CH4, और क्लोरोफॉर्म जो है वो जो है, यही आंसर जो है इसका सही है, यानी इनका फॉर्मूला तो ये है, और जो क्लोरोफॉर्म है उसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ओके। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 40 तक अपने पहुंच गए हैं, सिर्फ 10 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से अपने कंप्लीट करेंगे। सभी साथी जरूर अभी लास्ट तक जरूर जुड़े रहें, और जो नहीं आए उनको भी लेके आए, बीच में नहीं जाना है। बीच में जाओगे तो नहीं तो आपका फायदा है, नहीं किसी और का फायदा है ना। सिरका है, सिरका क्या है, इजी सा प्रश्न है, छोटा सा है। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन है,
एसिटिक अम्ल का 30% विलयन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है या बेंजेनोइक अम्ल का विलयन है। इजी सा प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिरका अपने घरों में यूज किया जाता है, अगर अपने उस पर थोड़ी सी डिटेल देख ले तो आपको पता लग जाएगा। तो एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जो विलयन होता है उसी को सिरका कहा जाता है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, आरपीएससी ने जब इस क्वेश्चन को पूछा है, मैंने तो सारे के सारे ये जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हैं, यानी एनसीईआरटी का डाटा जो लाइनें हैं उनसे बनाया है, उसने जो है ये 5 से 7% कर रखा है। अगर ये 10% तक आता है तो आपको सही करना है, 10 से ज्यादा आते ही मामला गलत हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल होता नहीं है, बेंजोनोइक भी नहीं होता, एसिटिक अम्ल का ही होता है। और एसिटिक अम्ल जो है आपके 2 कार्बन वाला है वही होता है। ठीक, आगे देखो, एथेनॉल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? एथेनॉल, आपको क्या करना है, ये 4 ही आपके क्या है ग्रुप जो है क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है वो पूछे जाते हैं। बस इसमें क्या करना है, नाम से ही आपको कई बार आपको आईयूपीएससी नामकरण भी पूछ सकता है, या आपको फॉर्मूला देके उसका नाम, या नाम देके उसका फॉर्मूला, या नाम देके उसके अंदर समूह पूछ सकता है। तो आपने कुछ नहीं करना, जब भी एल्कोहल आए तो उसके अंदर अगर फॉर्मूला दिया है तो आपने क्या देखना है, OH देखना है। अगर नाम दिया है तो उसके अंदर लास्ट में देखना है क्या ओल आ रहा है क्या। साउंड जब उसको पढ़ोगे तो आपको शब्द लास्ट में सुनाई देगा ऑल। अभी बताऊंगा एग्जांपल भी। एल्डिहाइड जब भी देखो तो आपको ऐसे देखना है, CHO मिल रहा है क्या, क्या मिल रहा है, CHO। या कई बार ये इस तरह से भी दे देता है, C डबल बॉन्ड O और आगे H, इस तरह से भी मिल सकता है फॉर्मूले में, इस तरह से भी मिल सकता है। और इसके लिए जो है एल्डिहाइड के लिए क्या मिलेगा शब्द आपको, ओन मिलेगा। क्या मिलेगा, ओन मिलेगा। ठीक है, कीटोन, सॉरी ओन नहीं, कीटोन में मिलेगा ऑन, तो ये गलती से गलत हो गया है ना। तो इसके अंदर मिलता है, कीटोन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O। क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इसमें होता है ऑन और इसमें होता है एल। क्या होता है, एल मिलेगा भाई, थोड़ा सा करेक्शन कर ले। मेथेनोइक अम्ल में कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला जो मिलेगा वो COOH मिलेगा और इसके लास्ट में क्या मिलेगा, ओइक अम्ल लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, ओइक अम्ल। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार याद करोगे हो जाएगा। एथेनॉल, एथेनॉल बोल के देखो, आपको लास्ट में ओल की साउंड आ रही है, ओल, ओल यानी एल्कोहल है ना। तो मैं आपको याद करना है, एल्कोहल के लिए ओल है, एल्डिहाइड के लिए एल है, कीटोन के लिए ओन है, एथेनोइक अम्ल के लिए ओइक अम्ल है। मेथेनोइक हो या कोई भी ओइक अम्ल भी बोल सकता था, ओइक ग्रुप भी बोल सकता था, जिसके लास्ट में अम्ल है वो तो अम्ल वाला ही आएगा, सिंपल सा। कीटोन में ओन साउंड ही आ रही है, एल्डिहाइड के लिए याद करना है एल, एल्कोहल में ओल। ठीक है, इस तरह से अगर सूत्र दिया है तो सूत्र से भी कर सकते हो, जैसे मैंने मान लो दिया C2H5OH दे दिया या C2H5CHO दे दिया, तो आपसे पूछ ले कि इन दोनों में कौन सा ग्रुप है, इसमें कौन सा ग्रुप है, आप कहोगे सर OH यानी एल्कोहल ग्रुप है, आप कहोगे सर C2H5CHO, इसके अंदर CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड। इतना इजी प्रश्न आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बार इसको अगर आप कॉपी में लिखोगे अच्छे से तो इजी से याद हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। अब आपके बायो का जो है शुरू हो गया है आनुवंशिकता वाला टॉपिक। आनुवंशिकी के जनक कौन है, डार्विन है, लेमार्क है, मेंडल है या बेट्सन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेंडल। मेंडल का पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है बोलो, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने 7 साल तक प्रयोग किए, 7 लक्षणों पर प्रयोग किए। ठीक है, याद रख लोगे। ये ऑस्ट्रिया शहर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बोलो, ऑस्ट्रिया के शहर के। और प्रांत पूछ ले तो कौन सा था, हेजनडॉर्फ प्रांत था। कौन सा था, हेजनडॉर्फ प्रांत था। और उसके अंदर गांव पूछ ले तो सिल्सियन गांव था, सिल्सियन। बात को समझ रहे हो ना, ये चीजें हैं। और इसके अंदर इससे ज्यादा पूछ सकते हैं, कितने नियम दिए, तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कितने, 3 नियम। चलो आगे देखो, अगला है एकल संकर संकरण में जीन प्रारूप। एक तो होता है जीन प्रारूप और एक होता है लक्षण प्रारूप। एक तो होता है जीन और एक होता है लक्षण प्रारूप। लक्षण तो उसके बाहर से देखे जा सकते हैं, बाहरी ढांचा देख के अगर पता लगा रहे हो तो वो तो आपका है लक्षण प्रारूप। अगर आंतरिक गुण जैसे जीन को भी चेक कर रहे हो तो वो कौन सा है, आपकी जीन प्रारूप है।
ये जो है आपके 3.1 ये है आपका लक्षण प्रारूप। ये क्या है? लक्षण प्रारूप है। कब है? जब एकल संकरण और द्विसंकरण का मतलब यही है कि एक गुण का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो वो एकल संकरण है, अगर दो गुणों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो आपके द्विसंकरण है। क्या है? द्विसंकर संकरण है ना। एक गुण के लिए बात कर रहे हैं तो एकल आएगा, तो ये एकल संकरण में लक्षण प्रारूप है। ये जो 121 है, ये 31 याद रखें, ये आपके जीन प्रारूप है। क्या है? जीन प्रारूप है किसमें? द्विसंकर संकरण में, द्विसंकर संकरण में। 93 31 क्या है? ये आपका लक्षण प्रारूप है। क्या है? लक्षण प्रारूप है। क्या है बोलो? लक्षण प्रारूप है किसके लिए? द्विसंकर संकरण के लिए। मैंने सारा डाटा एक साथ ही लिख दिया, मैंने कहा याद हो जाएगा। ये 122 412 121, इसको ऐसे याद करना है, 122 412 121। ठीक है। आपको ऑप्शन में ये अगर आपको एकल वाला पूछेगा तो सिर्फ 3 डिजिट तक ही देगा, ये इतना बड़ा नहीं देगा। ये तो मैंने चारों एक साथ दे दिए ताकि आपको याद हो जाए। ये है जीन प्रारूप। ये है जीन प्रारूप। कब? जब आपने दो लक्षणों को लिया, यानी द्विसंकर संकरण की बात करें। तो देखो इसने पूछा है एकल संकर संकरण में, मैंने सारी चीजें आपके सामने बता दी है। तो जीन प्रारूप पूछा है एकल के लिए, तो जीन प्रारूप है एकल के लिए। ये एकल के लिए है, द्वि के लिए नहीं है। ये किसके लिए? एकल के लिए। तो 121 आ जाएगा। ये 93 31 है, ये 122 412 121 और ये 31। तो क्लियर है मामला। चलिए अगला प्रश्न। क्रोमोसोम जो है खाली स्थान से बने होते हैं। डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, वसा किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो किसके बने होते हैं जी? डीएनए से बने होते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। अगर इसका पूछे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। वसा में कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक सामान्य नर में गुणसूत्र कितने होते हैं? नर में पूछे हैं, मादा में नहीं पूछे हैं, है ना। मेल के अंदर पूछे हुए हैं, यानी एक जो मेल है उसके अंदर कितने आपके क्रोमोसोम होते हैं? तो आपको पता होगा हर मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से आपके 23 जोड़ी और संख्या में 46 होते हैं। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो होते हैं उनको कहते हैं एलिंग, एसेक्सुअल क्रोमोसोम। 22 जोड़ी एलिंग होते हैं और एक जोड़ी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम। 22 जोड़ी संख्या में कितने हो गए? 44 हो गए। और ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। टोटल दोनों को मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। अब देखो ये 44 जो 22 जोड़ी है, ये नर हो चाहे मादा हो, दोनों में कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। पूछ लेना कौन से गुणसूत्र समान होते हैं, तो एलिंग गुणसूत्र कितने समान होते हैं? 44। और 2 क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। किसमें? नर में और मादा में। नर में तो होता है XY, मादा में होता है XX। याद रख लोगे? ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि X गुणसूत्र जो मादा है उसको कहां से मिलता है? उसको माता और पिता दोनों से X गुणसूत्र मिल रहा है। लेकिन अगर Y गुणसूत्र पूछे कि किससे मिलता है, तो Y सिर्फ और सिर्फ किससे मिलता है? नर से यानी पिता से मिलता है। नर से यानी पिता से। तो किसी भी मनुष्य का लिंग निर्धारण करने में माता का योगदान होता है या पिता का? तो ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखोगे पिता का जो है वो रोल होता है, क्योंकि इधर तो दोनों X है, इधर से X आया तो लड़की, इधर से Y आया तो लड़का हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 44 प्लस XY हो जाएगा। 44 प्लस XY ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अगर आपको मादा पूछते तो ये आता, ये तो हो ही नहीं सकते। चलो आगे देखो, ये मैंने हार्मोन पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। हार्मोन पे भी कई बार प्रश्न आ जाता है। इधर हार्मोन है और इधर कार्य है, इनको मिलाना है। इनको क्या करना है? मिलाना है। ये पादप हार्मोन है दोस्तों। कैसे हार्मोन है ये पादप हार्मोन है। ठीक है। अब देखो इसमें एक ऑक्सिन है, एक जिब्रेलिन है, एक साइटोकाइनिन है, एक एबीसीसी कमल है। मैंने चारों ले लिए एक साथ में, 4 काम एक साथ में हो जाएंगे। इसमें से आपको एक का भी पूछा जा सकता है, मिलाने वाला भी पूछा जा सकता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों की तीनों वृद्धि हार्मोन है। कैसे हार्मोन है जी? वृद्धि हार्मोन है। और ये जो एक है ये वृद्धि हार्मोन नहीं है, ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। वृद्धि रोधक हार्मोन बोल सकते हो इसको।
वृद्धि रोधक हार्मोन। रोधक को ही कहा जाता है संदमक। संदमक का मतलब भी रोधक होता है। तो सिंपल सा अब अपने को मिलान करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो ऑक्सिन जो है वो किसको मिलाएगा, प्रो के अगर भाग में वृद्धि के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। और जो जिब्रेलिन है वो तने में वृद्धि के लिए ये वृद्धि ही कर रहा है। फिर साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए है, और जो आपका एबीसीसी कमल है वो वृद्धि संदमक हार्मोन है। और ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एबीसिसिक एसिड और साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन की बात करें तब तो आपके साइटोकाइनिन आएगा, और जब आपके एबीसीसी कमल आएगा तब आपके वृद्धि संदमक हार्मोन की बात आती है। तो इसके अंदर क्या बन रहा है आपके पास में, ए का 4 नंबर है, इसका आपके 3 नंबर है, सी का आपके 2 नंबर है, एबीसीसी कमल का 1, यानी उल्टा है 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न आपके 47 नंबर, अभी ज्यादा नहीं बस 2-3 प्रश्न और रहे हैं अपने। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। आपके शरीर में 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। अनैच्छिक जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती, जैसे मुंह में लार आना, नाक में जो श्लेष्मा आता है, हृदय का धड़कना है, रक्त का चलना है, ये सारी के सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इसके अलावा जिनको अपने कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पैर को हिलाना, सिर को हिलाना, हाथ को हिलाना, ये सारी की सारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, है ना। तो ये कह रहा है अनैच्छिक क्रियाओं को कौन सा नियंत्रण करता है, तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी मेडुला जो है वो किसको कंट्रोल करता है, जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन्हीं को कंट्रोल करता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आपके अगर मस्तिष्क के अंदर आपके कौन सा भाग होता है, प्रमस्तिष्क, जो कि आपके सबसे बड़ा भाग है, और सोचने समझने का काम इसी का होता है। सोचने और समझने का काम इसी का होता है। हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रण केंद्र है, क्या है, ताप नियंत्रण केंद्र है। इसी के साथ में भूख और जो प्यास है इसका कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस करता है। यानी कि अपने मस्तिष्क में कौन सा भाग भूख और ताप नियंत्रण केंद्र है, तो हाइपोथैलेमस होगा। मेडुला आपके अनैच्छिक क्रियाओं के लिए हो जाएगा, प्रमस्तिष्क आपके सोचने समझने के जो है उसके लिए हो जाएगा। यहां से अच्छा प्रश्न बनता है। अगला है आपके पास में तंत्रिका कोशिकाएं में सूचनाएं ग्रहण कहां से होती है। अभी मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से, अपने क्या किया था, एक डायग्राम बनाया था, इस तरह से ही आगे इस तरह से इसके अंतिम सिरा हो जाता है। इसके लिए ध्रुमिकाएं निकली हुई होती है, यहाँ से यहाँ केंद्रक बनाया था, यहाँ छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए थे जिनको अपने तंत्रिकाक्ष कहा था। अब सूचनाएं जो है इन बालनुमी संरचनाओं से ग्रहण होती है और इनको कहा जाता है डेंड्राइटस। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है कि सूचनाएं कहां से कहां तक जाती है, तो डेंड्राइटस से कहां जाती है, यहां भरा होता है कोशिका द्रव्य, डेंड्राइटस से कोशिका द्रव्य में, इसके बाद केंद्रक में, फिर तंत्रिकाक्ष में, और फिर अंतिम सिरा। इस तरह से ये जो सूचनाओं का एक सीक्वेंस चलता है। तो सबसे पहले कहां आता है, डेंड्राइटस बोल दो, या हिंदी में इसको ध्रुमिका बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 49। इसके बाद एक क्वेश्चन और है अपने पास। हाँ जी, आयोडीन किस हार्मोन से संबंधित है। जो आयोडीन है वो किस ग्रंथि से संबंधित है, ये पूछा हुआ है। तो आयोडीन जो है, ग्रंथि की बात करें, यहाँ पे हार्मोन लिखा हुआ है, इसकी जगह ग्रंथि आएगा। हार्मोन किस ग्रंथि से संबंधित है, थाइमस, थायराइड, अग्नाशय, यकृत। तो जो आपके थाइमस और जो आपकी थायराइड ग्रंथि है ये दोनों गले में होती है। ये दोनों कहां पाई जाती है, गले में ही उपस्थित होती है, ठीक है। इस तरह से आपके पास में गले में एच आकार की होती है, वो तो होती है थायराइड, और इसके ऊपर 4, 1 2 3 और एक ये 4, ये 4 कौन सी होती है, ये आपके थाइमस ग्रंथि इस तरह से चिपकी हुई रहती है, ठीक है। तो जो आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। अग्नाशय ग्रंथि जो है आपके रक्त के अंदर शर्करा का नियंत्रण करती है। अग्नाशय ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है इंसुलिन, कौन सा है दोस्तों, इंसुलिन, और एक का नाम है ग्लाइकोजन, ठीक जी। इंसुलिन तो क्या करता है जी, रक्त में शर्करा को घटाता है, रक्त में शर्करा को
घटाता है। और जो ग्लाइकोजन है ये रक्त में शर्करा यानी मीठापन जो होता है ब्लड में उसको बढ़ाता है। अब ये दोनों अगर एक साथ बैलेंस्ड कंडीशन में है, दोनों एक बराबर मात्रा में सिक्रेट हो रहे हैं यानी कि हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, तब तो आपके जो है शुगर की प्रॉब्लम जिसको डायबिटीज कहते हैं नहीं होगी। लेकिन जैसे ही दोनों का बैलेंस खत्म हुआ कि एक ज्यादा हो गया तो आपके जो है शुगर हो जाएगी। शुगर यानी डायबिटीज की जो बीमारी है वो आपके इन दो हार्मोन पे टिकी हुई है। और ये दोनों हार्मोन किससे रिलेटेड है? अग्नाशय से। अग्नाशय ग्रंथि शर्करा से रिलेटेड होती है। और यकृत जो है ये आपके डाइजेशन यानी पाचन से रिलेटेड ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जी बोलो, पित्त रस। अगर पूछे पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है तो यकृत में होता है। अगर पूछे संग्रहण कहाँ होता है, संग्रहण होता है पित्ताशय में, गैल ब्लैडर, पित्ताशय के अंदर। और जो आपके आमाशय है, आमाशय जे आकार का होता है। और आमाशय में कहां से आके मिलता है? यकृत से या पित्ताशय से? तो आप कहोगे पित्ताशय से आमाशय के अंदर आके मिलता है। तो ये सिंपल सा आपके क्लियर हो गया होगा। 4 ग्रंथियों को अपने कर लिया। ये अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? निम्न में से नर हार्मोन कौन सा है? यानी कि मेल हार्मोन जो है, मेल सेक्स हार्मोन, उसके बारे में पूछ रहा है। टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है। ये दोनों तो अभी पढ़ चुके हैं, शर्करा से रिलेटेड है। एक तो ये तो क्या करता है, रक्त में शर्करा को क्या करता है? घटाता है। और ये रक्त में शर्करा को बढ़ाता है। और कौन सी ग्रंथि से निकल रहे थे? अग्नाशय ग्रंथि से। अब ये 2 हार्मोन बचे, इनमें से एक तो आपके फीमेल सेक्स हार्मोन है और एक मेल सेक्स हार्मोन है। अब यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है ये तो है नर हार्मोन, और जो एस्ट्रोजन है ये है मादा हार्मोन। कैसा हार्मोन? मादा। तो आपका आंसर जो होगा, नर पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर हार्मोन हो जाएगा। और मादा के अंदर कौन सा है? आपके एस्ट्रोजन। मादा में एक हार्मोन और होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन भी आपको पूछा जा सकता है। ये दोनों ही हार्मोन मादा में होते हैं, लेकिन नर में ये एक ही हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन है। ये आपकी एक एज के बाद में सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। तो ये आज की अपनी जो क्लास है वो खत्म होती है। अपने स्टार्टिंग में बात की थी कि अपने 50 क्वेश्चन जो है वो अपने कंप्लीट करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अपने जो विचार हैं, जो आपका फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने साथियों को जरूर जोड़ें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।